ये देखिए स्पेशल चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे, होपफुली देखो पहले से लगता था और अभी भी लग रहा है कि एनडीए आएगा। देखो एनडीए अगर नहीं आता है तो एक बड़ा झटका लग सकता हाँ। है। और आई थिंक पॉलिटिक्स आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाओगे, लेकिन यस मार्केट तो वही लेके चल रहा है, क्योंकि मार्केट भी देखो 26,000 के आसपास घूम रहा है, तो उन्होंने भी पॉजिटिव स्टांस लेके चल रहे हैं। एंड आई थिंक हम्म। अगर अच्छी तरह से मेजोरिटी से जीतते हैं तो वो एक और एक नो पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। लेकिन अगर मिली जुली सरकार रही है, ऐसा कुछ हुआ, तो फिर आप यहाँ शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बट ये हमें पता है, ये इलेक्शन भी ये 3-4 दिन का, 1-2 दिन का ही मामला है। बाद में वापस मार्केट ग्लोबल क्रूज और यूएस क्या करे उस पर सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल यूएस का मार्केट भी देखे तो जो आपने जैसे बताया ना कि फेड कट नहीं कर रहा है, वैसे चांसेस ज्यादा है। तो उसके वजह से थोड़ी निराशा है। प्लस वहाँ एआई का बहुत बड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम तो हम्म। नहीं कह सकते, बातें चल रही है कि भाई ये बबल हो रहा है, $4 ट्रिलियन कुछ 2030 तक इन्वेस्ट करेंगे। तो उतना बड़ा कैपेक्स, 4 ट्रिलियन यानी इंडिया का ऑलमोस्ट जीडीपी हो गया उतना। तो उसके लिए थोड़ी चिंता है, उसके वजह से भी नाजिक थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत दिख रही है यहाँ। जबकि इंडिया में जो ओवरऑल रिजल्ट थे ठीक ठाक रहे। अब नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट पे काफी हद तक हमें आशा है कि अक्टूबर टू दिसंबर अच्छे रहेंगे, और नवंबर एंड और दिसंबर में होपफुली अपना ट्रेड डील हो जाए तो आई थिंक वो एक पॉजिटिव होगा। लेकिन यस 26,000 है, ऑल टाइम हाई से बहुत पास है। तो मार्केट पॉजिटिव है, अभी तो पॉजिटिव लग रहा है। बिल्कुल 26,000 के हम बिल्कुल पास हैं, मार्केट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये एग्जिट पोल में 148 का, इस 148 के आंकड़े से बाजार काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हुआ, क्योंकि ये जो नंबर है पोल ऑफ पोल्स, यानी कि सारे जो पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, माफ़ कीजिए, उनका एक आप कह सकते हैं कि एक पोल किया गया है, मिश्रण किया गया है, उसके बाद ये 148 का नंबर आया। इसका सिग्निफिकेंस आप ऐसे समझिए, जरा ना पिछली बार के आंकड़े दिखा दीजिए, यानी कि 2020 में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर किस तरह का रुझान निकल के सामने आया था। उस समय एनडीए को कितनी सीटें मिली थी, महागठबंधन या कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी, वो वाली एक बार ना आप जरा नंबर्स दिखाएंगे ना, वो अंक तालिका अगर दिखाएंगे तो थोड़ी कहानी और क्लियर हो जाएगी। देखिए 123 सीटें थी एनडीए को पिछली बार, तो 123 बढ़कर 148 हो रही है, यानी कि और मजबूती के साथ एनडीए आता हुआ दिखेगा। तो 123 वाला 148, यानी कि 25 सीटों का इजाफा, ऑलमोस्ट 20% और सीटें इस बार आप मान के चलिए पिछली बार के मुकाबले एनडीए को मिल सकती हैं। तो नंबर्स आते रहेंगे, रुझान आ रहे हैं हमारे सामने, और क्या इलेक्शंस के आउटकम आएंगे वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और उसी के ऊपर आज हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स रिएक्ट करते हुए देखें। लेकिन ग्लोबल सेटअप इस तरह का है कि हमारे मार्केट्स आज नेगेटिव खुलने की तैयारी कर लें, क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, और एआई और टेक स्टॉक्स को लेकर जिस तरह से बिकवाली का रुझान है, और रेट कट की जो होप्स डिमिनिश हो रही हैं, उम्मीदें कम हो रही हैं, उन पर पानी फिर रहा है, उसी का इंपैक्ट हमने देखा कल यूएस के मार्केट्स में था। आज एशिया कमजोर खुला और हमारे मार्केट्स भी शायद गिरावट के साथ खुल सकते हैं। फाइनल आउटकम तो बिहार चुनाव के नतीजों के साथ साथ ही आएगा, लेकिन अभी तक जो सेटअप है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि एक नेगेटिव ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। कल रुपया अगर आप देखें 4 पैसे कमज़ोर होता हुआ दिखा, 88.63 के मुकाबले 88.67 का लेवल है जहाँ पर कल हमारी क्लोजिंग हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल जिस तरह से रुपया क्लोज हुआ उसको हमें मॉनिटर करना होगा। अच्छा, एक ऑन द लाइटर नोट सर, हल्की सी आपके साथ ना चर्चा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ना एक बड़ा अपडेट है हमारे यहाँ, तो एक आज इलेक्शन के आउटकम है बिहार के, तो वो एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है ही है। पाकिस्तान में एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट कल के सेशन में हुआ, वो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। कल इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन्होंने कल पारित कर दिया इनकी असेंबली ने। और उसके बाद हुआ क्या है कि इनके 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इस विवादित बिल के पारित होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और अथर मिनल्ला, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अब आप सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नया बिल पारित हुआ है, जो नया कानून लागू होगा पाकिस्तान में, उससे जो इनके आर्मी चीफ हैं आसिफ मुनीर, उनको स्वीपिंग पावर्स मिल जाएंगी सर। उनकी और ताकत, जो बल है उनका और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हुआ क्या, इस नए कानून से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की जो मंजूरी है वो आ गई है। अब ये जो एफसीसी है ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सर, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। तो यही कारण था कि जो 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के, उन्होंने अपना इस्तीफा टेंडर कर दिया है। सर आप इसे कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैंने मैंने भी ये कल पढ़ा था और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है कि भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट ना टॉप पे रहती है, इंडिया में भी सर्वोच्च है, हर एक देश में मोस्टली वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो एक है कि जो गवर्नमेंट को भी हैंडल कर पाए। अब आप उस तरह से चेंज कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो ऐसी बात हुई ना, यानी एक तरह से तख्ता पलट होने वाला है बहुत जल्दी।
और वो उस तरह से पलट होगा कि कोई आगे जाके उसको चैलेंज ना कर पाए, उस तरह से आर्मी चीफ भी देख रहे हैं। ये बहुत, यानी दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंट्री, दिस शोज अ अनस्टेबल कंट्री नो, जहां आपको इस तरह का अमेंडमेंट भी अलाउ कर सकते हैं और पता नहीं पार्टीज कैसा अलाउ कर रहे हैं और किस तरह से ये पास हो रहा है। कोई भी अगर देश में अगर पार्टीज होगी तो ये तो देखेगी कि यार अनड्यू एडवांटेज किसी को ना मिल जाए, जो अभी लग रहा है कि अनड्यू एडवांटेज ये अब ऐप से कौन फॉर्म करेगा वो अभी हमें पता नहीं है, ज्यादा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द दिस इज नॉट फॉर अ नॉट गुड फॉर अ कंट्री, और हमारे लिए भी अच्छा नहीं। देखो क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर बाजू की कंट्री अनस्टेबल रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे अब देखो ये बॉम्ब फूटा है अभी, शायद आतंकवादी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन वही अंदेशा जाता है वहां। तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं कि यहाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा। सो नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, नॉट गुड फॉर इंडिया ऑल्सो, बट दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। बिल्कुल अच्छा मूव नहीं है, और काफ़ी हैरानी वाला, थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला और तख्ता पलट करने वाला जो मूव है ना, ये कल पाकिस्तान में होता हुआ दिखा। इसलिए केवल एक अपडेट के तौर पर आपको ये बताया है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर किस तरह की राजनीतिक गतिविधियाँ चल रही हैं, उससे हमारे ऊपर अभी तो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ आने वाले समय में ज़रूर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपको बता दूँ 243 सीटें हैं टोटल बिहार में, जिनके ऊपर 2 फेजेस में मतदान हुआ है, और इसके 136 सीटों के जो रुझान है, नतीजे नहीं कह रहा हूँ, रुझान है जो वो हमारे सामने हमें दिख रहे हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 60 सीटों पर आपको एनडीए आगे नज़र आएगा, महागठबंधन की 40 सीटें हैं और अन्य के पास कुछ 6 सीटें हैं जो कि फिलहाल नज़र आ रही हैं। 136 वाला जो आंकड़ा है उसमें 71 सीटों पर एनडीए आगे है, महागठबंधन के पास 58 है, और 7 सीटें अभी आप देखेंगे तो आपको अन्य के पास नजर आएंगी। 107 सीटों पर अभी भी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, तो अभी तक आप देखेंगे तो एनडीए के पास बढ़त है जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से। तो जो जादुई आंकड़ा है वो 243, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर लें तो 122 का आता है। 122 का आंकड़ा, पिछली बार 123 सीटों पर एनडीए सिमटा था तो बहुमत हासिल कर ली थी। तो इस बार ये जो आंकड़ा है 122 वाला जो आंकड़ा है, क्या ये पार होता नहीं होता है, और 148 पर जहाँ पर एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, महा एग्जिट पोल बोल रहा है, जो महा पोल बता रहा है वो नंबर एनडीए क्लॉक कर पाता है नहीं कर पाता है, और क्या एनडीए की सरकार दोबारा बन जाती नहीं बन जाती। बाजार को केवल इस चीज़ से वो है कि अगर एनडीए की सरकार बन गई तो फिर स्थिति स्टेटस को है जस की तस है, फिर हम ग्लोबल क्यूज पर वापस आ जाएंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, तख्ता पलट हो गया, यानी कि एनडीए की सरकार नहीं आती है, नीतीश कुमार नहीं वापस आते हैं सीएम के तौर पर, फिर यहाँ पे दिक्कत की बात ज़रूर हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है, आउटकम बाजार को पता है क्या आने वाला है, उससे अलग कुछ पलट के आता है, फिर देखना होगा बाजार का रिएक्शन किस तरह से आता है। शुरुआती रुझान मैंने आपके सामने रख दिए हैं। 76 सीटों पर एनडीए आगे हैं, 60 सीटों पर आपको महागठबंधन आगे नजर आएगा। 9:30-10 बजे के आसपास या फिर 10:30 के आसपास स्थिति ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। अभी तक हमारे सामने सिर्फ शुरुआती रुझान है। फिर हम क्या करते हैं, हम लौट जाते हैं उन्हीं चीज़ों की तरफ जहां पर बाजार फिर बैक टू नॉर्मल ब्रेड एंड बटर पर आ जाएगा। नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद जो आए हैं, सर कल हीरो मोटोकॉर्प इनके नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद। 16% के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा, 1391 करोड़ बाजार मान के चल रहा था, 1393 करोड़ का नंबर आया। रेवेन्यू 16% बढ़ा, बाजार 11,950 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहा था, 12,125 करोड़ से ज़्यादा का नंबर आया, अच्छा नंबर है ये। अबिड्डा भी अनुमान से ज़्यादा बढ़कर आया है, और मार्जिन्स जो कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ने का अनुमान था, 50 बेसिस पॉइंट बढ़कर 15% पर आए, 14.9% का अनुमान था। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में सर कुछ कुछ है पॉजिटिव्स, इतना ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत है या फिर थोड़ा आराम से देखें पहले नंबर्स को, फिर उसके बाद रिएक्शन दें? नहीं, डिसेंट नंबर्स हैं। और अगर आप देखो तो हीरो मोटर ने काफी कुछ क्वार्टर से ना अपना, अगर आप देखो तो कंपेरेटिवली 2-3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। ऑफ कोर्स स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, ये अभी सभी ऑटोमोबाइल स्टॉक बढ़ गए तो, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी भी हीरो मोटर कॉप कंपेयर टू टीवीएस देखो, आयशर मोटर देखो ना, थोड़ा सस्ता ही चल रहा है। और ऑफ कोर्स वो आगे जाके प्रीमियम बाइक्स लॉन्च कर रहा है और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन अभी भी यहाँ से है। और मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि ईवी पोर्टफोलियो और चार्जिंग सेगमेंट में ना काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो उनका ये फेस्टिवल डिमांड का जो वहाँ नंबर अच्छे होता है, आई थिंक नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर भी आप देख पाओगे तो आई थिंक नो ये नंबर्स ठीक ठाक ही रहेंगे। सो मार्केट शेयर द बेसिक, यहाँ अगर आप देखो तो मार्केट शेयर इंप्रूव है, वो बहुत अच्छी बात है हीरो मोटर की। और नो इवन अगर आप देखो डीलर्स की जो टेंशन थी कि इन्वेंट्री थी बहुत, वो भी काफ़ी हद तक अभी रिड्यूस हो गई, और प्रीमियम सेगमेंट धीरे धीरे अगर ट्रैक्शन आता है तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा।
तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक वैल्यूएशन में इतना हाई नहीं है, तो आप होल्ड कर सकते हो। अगर नीचे आता है तो आई थिंक बाय कर सकते हो। मुझे अभी भी लग रहा है आई थिंक 6 महीने नो टू व्हीलर्स के लिए भी अच्छे रहेंगे। अच्छा, 6 महीने यहाँ से और भी टू व्हीलर के लिए अच्छे रहेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प बाकी पीयर्स के मुकाबले थोड़ा वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, हालांकि बाकी स्टॉक्स की तरह चल चुका है। डिसअपॉइंटमेंट अगर कहीं है ना सर नंबर्स में, वो है टाटा मोटर्स सीवी। अभी लिस्ट हुई है ये कंपनी और घाटा आ गया सर। कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, ये कुछ ऐसा ही रुझान टाटा मोटर सीवी के साथ दिख रहा है। मुनाफा था कुछ 500 करोड़ रुपए का, 867 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया। हालांकि रेवेन्यू 6% ग्रो किया है। अबिड्डा में तो आप देखिए 1700 करोड़ वाला नंबर 17 करोड़ पर रह गया, 99% का फॉल है। और मार्जिन जो कि 9.7% का था वो 0.1% पर आ गया। अब ये एडजस्टमेंट है सर कि पहले का नंबर बड़ा था या बेस था, ज़रा थोड़ा आप गाइड कर पाएँ। टाटा मोटर सर ये लिस्टिंग के बाद 345 तक चला गया था सर, अभी ये 320 के आसपास है। नंबर तो डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, कुछ एडजस्टमेंट है क्या सर इसमें? एक्चुअली ऐसा ही है, लग रहा है, क्योंकि देखिए कल कल जिस तरह से लिस्टिंग लिस्टिंग तो बहुत ही अच्छी हुई थी ऑनेस्टली नो। आई थिंक काफी ऊपर भागा, तो मुझे भी लग रहा था कि कमर्शियल व्हीकल का आई थिंक नो रिजल्ट भी ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि जो इशू था वो पैसेंजर व्हीकल में था, जैगवन लैंड रोड का। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है जिस तरह से बढ़ा है ना आई थिंक। और यहाँ खास करके इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी काफी रही है, और डिस्काउंटिंग भी सीवी सेगमेंट में था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा ऑफ कोर्स कंपटीशन का प्रेशर है, लेकिन ओवरऑल यहाँ से अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ देखेंगे तो धीरे धीरे जीएसटी रेशनलाइजेशन से डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, कल कल भी बढ़ गया था, आई थिंक यहाँ वेट एंड वॉच रखे, यहाँ अभी लेने की जरूरत नहीं है। अभी इसका रिएक्शन है, देन आई थिंक स्टेबलाइज होने के बाद सोचते हैं कि एंटर करना है। अगर सर नीजक रिएक्शन दिखता है नतीजों का, जैसा नंबर्स बता रहे हैं, 300 के नीचे भी मिल गया, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, तो क्या 300 के नीचे खरीदेंगे या कोई ऐसा नंबर है आपके जहन में वहां आ जाएगा तो आप कंफर्टेबल होंगे बाय करने में? नहीं नहीं, आई थिंक 10% 15% डाउन नहीं सोचो, अभी अभी इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक 320 नहीं, 370 380 के पास आए तब सोचना है, क्योंकि क्या है कि नो ये नंबर्स ठीक नहीं यानी देखो अभी डेप्थ में जाना बाकी, सॉरी मैं भी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन आई थिंक थोड़ा नीजर की रिएक्शन भी आता है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि कल ऑलरेडी चल चुका था लिस्टिंग के बाद भी, इसीलिए। 15। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो हम आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catappan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ, एसएमई आईपीओ, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है, जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे, वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू। परसेंट मतलब 30 और 15 45, 20 और 25, यानी 275 के आसपास, 270 75 के हाँ, आसपास। 275 280 के आसपास, यस। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। 275 280 के आसपास अगर मिले तो आप ज़रूर टाटा मोटर सीवी में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए नहीं, अच्छा चल चुका है स्टॉक और नंबर्स कुछ अलग ही पिक्चर बयां कर रहे हैं। नंबर्स तो सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। 27% इनका मुनाफा घटकर आया, रेवेन्यू में केवल 1% का जंप है, और अबिड्डा इनका 28% घट गया। मार्जिन सर ये डिसअपॉइंटमेंट है, जिस तरह की लिस्टिंग हुई, तोड़फोड़ 50% के गेंस हमने देखे थे, ये नंबर्स वैसे नहीं दिख रहे हैं सर। मेरे को लग रहा है कि ये आज बड़ा डेंट ना आ जाए कोई एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जिस तरह के नंबर्स आए हैं, और जो मार्जिन इनका 12.5% वाला 9% के नीचे आ गया। ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि एलजी कंपैरेटिवली ना उनके रिजल्ट ठीक ठाक रहते हैं। ऑफ कोर्स अगर उनको जीएसटी का बेनिफिट अक्टूबर टू दिसंबर में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट कितना होती है, क्योंकि काफ़ी सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी लेवल पे जीएसटी वजह के वजह से एडजस्टमेंट होते हैं, तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। और जैसे आपने बोला स्टॉक भी अच्छा खासा
चल चुका है, किसी भी एंगल से ये सस्ता स्टॉक नहीं है। ओके। ऑफ कोर्स आगे जाके नो ग्रोथ अच्छा होगा, B2B और सर्विस सेगमेंट में इनका ग्रोथ अच्छा होगा। और 14 से 15% का रेवेन्यू जंप यहाँ से आप सोच सकते हो। और एक्सपोर्ट हब पोटेंशियल भी स्ट्रांग है। अगर आप देखो LG इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ की जो लिस्टेड कंपनी है उनकी पेरेंट कंपनी से ज़्यादा वैल्यूएशन में है। तो ये सब देख के ना मुझे लग रहा है कि आई थिंक अभी वेट कर लो, यहाँ एंटर करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये भी थोड़ा स्टेबल होगा, बाद में ही सोचो। कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन अभी जिस तरह का रिजल्ट आया आई थिंक स्टेबल नहीं है। आई थिंक तो आई थिंक वेट करना चाहिए। और मे बी सेकेंड नेक्स्ट क्वार्टर से आई थिंक यहाँ से जंप आएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये तो मे बी ये मंथ में दिसंबर तक स्टेबल हो जाए, फिर आप सोचो लेने का यहाँ से। ठीक है, ये भी स्टेबल हो जाए उसके बाद आप लेने की सोचिए। अच्छा खासा चल चुका है लिस्टिंग के बाद से, थोड़ा वेट एंड वॉच करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नंबर्स और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के आए हैं सर। एक अच्छा नंबर जो आया है ना वो है भारत डायनेमिक्स यानी कि BDL का। 75% से ज़्यादा मुनाफा ग्रो किया, 2 गुना इनके रेवेन्यू बढ़ गए हैं। बाजार भी मान के चल रहा था कि नंबर्स बढ़कर आएंगे, 150 करोड़ मुनाफा रहने का अनुमान था, 216 करोड़ आया। रेवेन्यू 1147 करोड़ आए, 700 करोड़ रुपए के आसपास बाजार मान के चल रहा था। 131 करोड़ बिड्डा का एक्सपेक्टेशन था, 188 करोड़ आ गया। एक डिसअपॉइंटमेंट अगर नंबर्स में है ना वो है मार्जिन को लेकर। बाजार मान के चल रहा था कि नंबर बढ़कर आएगा, क्योंकि शायद रेवेन्यू का बेस छोटा रहेगा, उस वजह से नंबर्स 19% के आसपास रहने का अनुमान था। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू बढ़कर आ गया बहुत ज़्यादा, तो फिर जाहिर सी बात है बेस जो है ना वो बड़ा हो गया, तो 16.4% का ही मार्जिन यहाँ पर आता हुआ दिखा है। सर ज़्यादातर नंबर्स जो मैंने अभी तक देखे हैं ना PSU स्पेस से, कुछ ज़्यादा खास अच्छे आए नहीं हैं। ऑन द फ्लिप साइड भारत डायनेमिक्स के नंबर्स अच्छे हैं, हिंदुस्तान कॉपर का नंबर भी एक अच्छा आया था। भारत डायनेमिक्स के नंबर्स के बाद सर आज एक बड़ा रिएक्शन ऊपर की ओर दिख सकता है क्या? नहीं, अच्छे नंबर्स है क्योंकि आप देखो काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में जंप है। और देखो ऑर्डर बुक की तो कोई चिंता ही नहीं, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का तो ऑलरेडी ऑर्डर बुक है इसके पास। और अगर हम लोग मिसाइल्स में देखें तो नंबर वन है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बहुत मिल रहे हैं। और क्योंकि क्या है कि यहाँ से मुझे लग रहा है इसका एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। और यहाँ शेयर अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में भी देखते तो BDL एक अच्छा खासा शेयर यहाँ से ले सकता है। ऑलमोस्ट ऑर्डर इनफ्लो अगर आप देखो तो ये क्वार्टर में भी 2,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स डिफेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है और ये वैल्यूएशन वाइज भी ठीक है, इतना इतना महंगा नहीं है। तो ये स्टॉक ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म के लिए, देखो डिफेंस नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी इस बार हुआ है, यानी जो एग्जीक्यूशन पार्ट आई थिंक अच्छा हुआ है ऐसा दिख रहा है मुझे। आई थिंक यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन कर पाए, क्योंकि सबके पास ऑर्डर बुक तो अच्छे खासे है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो इस लेवल पे या तो थोड़े नीचे लेवल पे आप नो बाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे मिले तो आप बाय कर सकते हैं। नंबर्स अच्छे आए हैं, ये बात तो साफ नज़र आ रही है। BDL के अलावा एक और सरकारी कंपनी NSDL, इनके भी नंबर्स ठीक ठाक हैं। डबल डिजिट ग्रोथ हर जगह पे हमने देखी है। 14.5% मुनाफा, रेवेन्यू 12%, बिड्डा भी 13.25% ग्रो किया है। और मार्जिन में भी जंप है, भले ही 20 बेसिस पॉइंट का ही, 31.9% पर आए हैं। सर NSDL में अब क्या करना है जिस तरह के नंबर्स आए हैं? NSDL अभी भी मुझे थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा लग रहा है। और जिस तरह से ये ऑलरेडी भाग चुका है ना, कंपेरेटिवली ऐसा लग रहा था थोड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आए। लेकिन लॉन्ग टर्म बेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा नियर टर्म में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी भी थोड़ा नो डीमेट अकाउंट भी क्लोजर की ज़्यादा बातें हो रही थी एंड ऑल दैट। लेकिन इनकी जो इनकम है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और आगे जाके ग्रोथ भी अच्छा खासा है। तो वैल्यू एडेड साइज में ऐड करेंगे और मार्जिन भी आई थिंक धीरे धीरे स्टेडी होगा। बट वैल्यूएशन स्टिल आई एम लिटिल बिट कंसर्न, तो इस लेवल पे तो मेरा बाय नहीं होगा। अच्छा खासा 15-20% नीचे है तभी आप सोचिए वैल्यू पिक के लिए इसको। ठीक है, 15-20% नीचे आएगा तो ही आप इसे वैल्यू पिक के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। नंबर्स हालांकि ठीक ठाक है जहाँ तक NSDL की बात है। कल मुथूट फाइनेंस के नंबर्स भी आए सर, नंबर तोड़फोड़ हैं इनके, अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, और बाजार जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं। ऑन द फ्लिप साइड नंबर अगर कहीं निराशाजनक है तो वो है वोल्टास के। वोल्टास में आप देखिए 74% मुनाफा गिर गया, रेवेन्यू में 10% का ड्रॉप है, 56% EBITDA नीचे आ गया, और मार्जिन भी आधे हो गए हैं सर। बाजार मान रहा था कि 4.7% के आसपास आएंगे, मार्जिन घटकर 1.5% नीचे आएंगे, लेकिन 3% आधे से भी कम हो जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा सर। वोल्टास में मैंने देखा है सर नंबर्स में ना हर बार रिएक्शन ऊपर नीचे देखने को मिलता है। 2 क्वार्टर पहले नंबर बहुत खराब आया था, पिछली बार नंबर अच्छा आ गया, इस बार फिर खराब आ गया। इतना वेरिएशन क्यों है वोल्टास के नंबर्स में? वोल्टास में क्या होता है काफी हद तक ना सीजन ओरिएंटेड होता है। ऑफ कोर्स उनके AC ज्यादा बिकते हैं और नो का अगर समर जल्दी बंद हो जाता है या बारिश जल्दी आ जाए तो इनके इम्पैक्ट जल्दी आ जाता है। और आप देखो पिछली बार वोल्टास देखो, ब्लू स्टार
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ना सबको, आई थिंक पीजी के भी कल नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे। तो ये दिखा रहा है कि अभी भी यहाँ पेन है, अभी भी इनकी इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई है। अभी होपफुली अभी जो अक्टूबर टू दिसंबर में जो जीएसटी कट के बाद क्या इनकी इन्वेंट्री क्लियर होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो ये नेगेटिव है, जिस तरह का रिजल्ट आया तो ऑफकोर्स नेगेटिव होगा। तो अगर इनकी इन्वेंट्री क्लियर नहीं हुई तो काफी डिस्काउंटिंग में वो बेचेंगे, तो आई थिंक मार्जिन उसका ही मुझे लगे मार्जिन का इम्पैक्ट है। तो यहाँ आई थिंक इन्वेस्टर को केयरफुल रहना चाहिए इतनी जल्दी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो ले मत ले, क्योंकि आई थिंक इन्वेंट्री का खास करके देखना पड़ेगा। तीनों स्टॉक में तो बोल रहा हूँ, वोल्टास देखो, पीजी देखो या ब्लू स्टार, थोड़ा इस जगह पे थोड़ा नो ध्यान देके करना है इन्वेस्टमेंट, जल्दी नहीं करनी है। नंबर स्पीक हो तो भी तो ही इन्वेस्ट करना है। पीजी के तो नंबर्स आए हैं सर, मैं आपको दिखाई देता हूँ, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, मतलब वोल्टास से भी ज़्यादा 86% इनका मुनाफा गिरा है। पीजी के नंबर दिखा दीजिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास के। बाजार भी मान के चला था कि 6.5 करोड़ के आसपास मुनाफा घटकर आ जाएगा। नंबर्स दिखा दीजिए एक बार, आपके सामने आ जाएंगे। रेवेन्यू आप देखेंगे तो 2.5% गिरा, बिड्डा में 40% का ड्रॉप है। इनके भी मार्जिन देखिए, ऑलमोस्ट मार्जिन इनका भी आधा होकर आ गया है। इन्होंने तो बोल भी दिया था सर इनकी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इन्होंने अपना जो ग्रोथ आउटलुक है उसे स्केल डाउन किया भी था। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास, वोल्टास, इनकी इन्वेंट्री पर नंबर ज़्यादा रखना होगा। नंबर्स तो खराब आए हैं, तो इसमें सर एक सिल्वर लाइनिंग अगर मैं किसी कंज्यूमर के लिहाज से देखूं, अगर आप कह रहे हैं कि इनकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, उनको डिस्काउंट पे क्लियर करनी पड़ेगी, तो क्या इनके डीलर्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, या मेरे आपके जैसे अगर एसी खरीदने जाएंगे ऑफ सीजन तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा? नहीं, डीलर्स को फायदा नहीं होता है। अब जो फायदा होगा कंज्यूमर को ही होगा, क्योंकि हाँ। डीलर्स तो क्या है कि ऑलरेडी पे करके बैठे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा इसमें फायदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कंज्यूमर को फायदा होगा। कंज्यूमर ये जो दिसंबर तक या जो भी बाय कर, आई थिंक मुझे लग रहा है कि डिस्काउंटिंग में बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी इन्वेंट्री ज़्यादा तक खींच नहीं सकते, इसमें भी मॉडल वेरिएशन आते रहते हैं। और वही इम्पैक्ट देखिए, आप अगर आगे जाके मार्जिन में इम्पैक्ट आता है तो वो क्लियरेंस सेल ज़्यादा होता है इन सब कंपनियों में। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी देखिए आप किस तरह से, उनका 2000 करोड़ की इन्वेंट्री पेनी थी। अब वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर में काफी हद तक क्लियर हो जाएगा, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है अभी देखो, मैंने पूरा फाइन प्रिंट देखा नहीं क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं एक साथ। लेकिन अगर क्लियर जो मैनेजमेंट वाला उस तरह का तो रिजल्ट ये है ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हो गया हूँ। यहाँ थोड़ा ध्यान देके करना है, क्योंकि ये देखो एक बार समर थोड़ा जल्दी हुआ, देखो इन सब साइक्लिकल कंपनीज की हालत टाइट हो जाती है। तो साइक्लिकल कंपनीज में ऐसा ही होता है, जो एक एक सीजन पे चलती है, इसी सीजन में वोल्टास, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास खास डिपेंड है, तो वही प्रॉब्लम दिख रहा है हमें। अच्छा, एक जगह जहाँ पे सीजनैलिटी का इम्पैक्ट नहीं आता है ना, वो है पिज़्ज़ा खाने वाली कंपनी जो पिज़्ज़ा बना के आपको देती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स देखिए सर, 3 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़कर आ गया 186 करोड़ रुपए पर। रेवेन्यू में 20% का जंप है, लोग जमकर पिज़्ज़ा खा रहे हैं इसका मतलब। और अबिड्डा में भी इतनी ही ग्रोथ है, और मार्जिन हालांकि इनके फ्लैट रह गए हैं। तो रेवेन्यू बढ़कर आगे, इन्होंने मार्जिन अपने फ्लैट रख लिए, मार्जिन नहीं बढ़ाए हैं, वॉल्यूम बढ़ाकर इन्होंने अपना मुनाफा बढ़ा लिया है। कैसी स्ट्रैटेजी है सर ये? ठीक है, वही है। अभी अगर ये देखो कि तो भी कंपैरेटिवली नंबर्स ठीक ठाक है। द रीजन इज सिंपल कि नो अभी ये जिस तरह से टैक्स कट हुआ है और नो इनकम टैक्स में भी थोड़ी राहत मिली है, तो आप देख रहे हो कि एक कंजम्पशन बूम आया है एक टाइप का। और अगर आप देखो होटल्स देखो, रेस्टोरेंट्स में देखो, पहले से कंपेटिटिव। अभी हम लोग दिवाली सीजन है तो बाहर जाते तो बहुत लाइनें होती, तो दिख रहा है कि नो इन सब कंपनियों को ज्यादा फायदा है। जो छोटे छोटे टिकट साइज के प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन पार्सल्स होते हैं इनके, तो उसके वजह से इनको फायदा है। आई थिंक ये रहेगा क्योंकि अगर आप देखो तो इनके एसएसजी सेम स्टोर ग्रोथ का भी नो अगर अच्छा खासा नो ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपेंशन देख रहा है और काफी स्टोर एक्सपेंशन भी कर रहा है। और मैं पिछले एक दो क्वार्टर से क्यूएसआर में खास करके जुबिलियंट में इसलिए नो पॉजिटिव, क्योंकि इनका ऑलरेडी ऑपरेशंस अच्छे, और आई थिंक ये फेस्टिवल सीजन में पिकअप होगा, तो ये स्टिल आई एम पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। आई थिंक ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रख सकते, इवन इस दिस लेवल ऑल्सो यू कैन बाय। ठीक है, इस बीच आपको बता दूं, एक बार एक अपडेट दे देता हूं आपको। 161 162 सीटों के रुझान अभी तक हमारे सामने आ गए हैं 243 में से। और आप देखिए 93 सीटों पर एनडीए आपको आगे नजर आएगा, और महागठबंधन के पास 59 सीटें हैं। जब मैंने लास्ट आपको अपडेट दिया था तो उस समय 50 सीटों के आसपास महागठबंधन था, केवल 9 सीटें ही बढ़ी हैं। और 163 सीटों का अब हमारे पास जो काउंटिंग है वो शुरू होकर पहले रुझान मिलने लगे हैं। 95 यानी कि ऑलमोस्ट 100 का जो आंकड़ा है वो एनडीए छूने के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। अभी भी 243 में से 163 सीटों का ही आंकड़े हमारे पास है
यानी कि 80 सीटें अभी भी अनकाउंटेड हैं, उन पर कोई शुरुआत नहीं हुई है या फिर कोई रुझान नहीं आए हैं। तो 80 सीटों में से 40 और आ गई और 40 80 में से मतलब एनडीए के पास आ गई, तो वो जो आंकड़ा है एग्जिट पोल वाला वो शायद सही होता हुआ दिखेगा। हालांकि सर अभी तक हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स ना हूबहू वैसी पिक्चर दिखाते नहीं है जैसा फाइनल आउटकम आता है। इस बार भी सर कुछ उलट हो जाएगा, ऐसी आशंका तो नहीं है? ऐसा लग तो नहीं रहा है मुझे, क्योंकि बिहार में नॉर्मली नीतीश जी जीत जाते हैं कहीं ना कहीं से। वो कहीं भी हो, महागठबंधन हो या यहाँ हो, पता नहीं कहीं ना कहीं से अपना राह तो निकाल लेते। और कितने बार सीएम बने मुझे याद नहीं है, कितने 6-7 बार या 10 बार, मुझे भी याद नहीं है अभी तो 11 कितने 11 बार 12 सीएम। बार बन चुके हैं सर, इस बार शायद 12वां या बाप रे, 13वीं बार होगी जब वो शपथ लेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा तो किसी को सीखना चाहिए नीतीश जी के पास कि किस तरह से जीतना है। तो नीतीश जी तब तक एनडीए में आई थिंक जीत जाएंगे वो लोग। चलिए ठीक है सर, तो अभी तक होप्स हैं, पॉजिटिविटी है, कॉन्फिडेंस है कि एनडीए की ही सरकार बिहार में बनेगी। इसीलिए बाजार ज़्यादा उथल पुथल नहीं है मार्केट में ज़्यादा, क्योंकि बाजार इलेक्शंस का जो एक एग्जिट पोल्स आए थे ना, उसको देखकर ऐसा मान के चल रहा था कि स्थिति वैसी है जैसी बाजार देखना चाहता है, या फिर एनडीए की वापसी दोबारा होती हुई दिखेगी। आज का जो 100 पॉइंट के आसपास का फॉल आपको प्री ओपन में दिख रहा है ना निफ्टी में, वो केवल ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स गिरे हैं, आज एशिया में भी गिरावट है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में नेगेटिव ज़रूर देखने को मिल रहा है। हमारे लिए नेगेटिव तभी होगा बिहार इलेक्शन के आउटकम में अगर एनडीए की जीत नहीं होती है या फिर बहुमत नहीं मिलती है, तो हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि एग्जिट पोल से बाजार ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुका है कि बिहार चुनाव का नतीजा किस करवट बैठने वाला है। बहरहाल कुछ और नतीजों की बात करें सर, एक अपोलो टायर्स नंबर्स काफ़ी फ्लैट हैं इनके। अच्छा नंबर अगर कहीं दिख रहा है तो वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। सोनाटा सॉफ्टवेयर में सर 10% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू हालांकि इनके गिर कर आए हैं, नंबर्स क्वार्टर हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर की जहाँ तक बात है। एबिट इनका 9.25% ग्रो किया है। और अच्छी बात यह है सर, जो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में हमने देखा है कि इनके मार्जिन्स ग्रो होकर आए हैं। बड़ी कंपनियों में दिक्कत थी, लेकिन छोटी कंपनियों में आप देखिए सर 4.5% वाला ऑलमोस्ट 7% हो गया मार्जिन इनका। 1.5 गुना के आसपास इनका मार्जिन हो गया। 2.5% का जंप है ऑलमोस्ट इनके मार्जिन में क्वार्टर बेसिस पर। ऐसा ही कुछ रुझान एक और छोटी आईटी कंपनी में हमने देखा था सर, नीजक रिएक्शन आया था, फिर वहाँ पे आई मीन पॉजिटिव रिएक्शन वहाँ पे बनता हुआ दिखा था। कुछ ऐसा ही आज सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी एक्सपेक्ट करें, और ऐसे ही नंबर्स कुछ विशाल मेगा मार्ट के भी आए हैं सर। अच्छी बात सबसे बढ़िया जो दिख रही है ना सर, मुनाफा ग्रो किया, सब कुछ ग्रो किया, लेकिन मार्जिन पे आके बात टिक जाती है कि क्या कंपनी अपने मार्जिन मेंटेन कर पा रही हैं, क्या उनको इंप्रूव कर पा रही हैं। पिछला भी सीजन आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ था, जहां जहां मार्जिन इंप्रूव होकर आ रहे थे वहां पे मार्केट का थम्स अप साफ तौर पे दिख रहा था। तो आज दो कंपनियां दिख रही हैं सर, बीडीएल तो हमने डिस्कस कर ही लिया, सोनाटा और विशाल मेगा मार्ट, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स ठीक ठाक नंबर है, लेकिन देखिए बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि ये जो सेगमेंट में है आईटी में नो, वहाँ अगर आप देखो तो ऑलरेडी एआई का तो प्रॉब्लम में है ही कि एआई का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। तो आगे जाके क्या मार्जिन, अभी तो ठीक आ रहे हैं लेकिन मार्जिन क्या मेंटेन कर पाएंगे, तो वो एक थोड़ा इशू रहेगा। क्योंकि इनके ये जहाँ भी काम करें, जो इनके सेगमेंट्स है वो बहुत ही कहते हैं ना इजीली सब लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक वहाँ एक मुझे इशू लग रहा है। तो स्टिल अगर आप मुझे पूछोगे तो मिड कैप में आई थिंक नो, मुझे कोफोज और परसिस्टेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू सोनाटा। और विशाल मेगा मार्ट ने सरप्राइजिंग है, मैं सच बोलता हूँ, मैं हमेशा सोचता था कि विशाल मेगा मार्ट को ई कॉमर्स से, क्विक कॉमर्स से ज़्यादा कंपटीशन मिलेगी, लेकिन समहाउ वो हमेशा सरप्राइज कर रहा है। तो ये ठीक ठाक है, रिजल्ट भी ठीक ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन विशाल मेगा मार्ट का अच्छा खासा है, वो आपको देखना पड़ेगा। डी मार्ट की हालत टाइट हो गई है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट भी अभी धीरे धीरे उस लेवल पे है, लेकिन उस तरह के रेवेन्यू ग्रोथ उनको दिखाना पड़ेगा अगर उनको वैल्यूएशन जस्टिफाई करना हो। तो मैं इस लेवल पे आई विल नॉट सजेस्ट विशाल मेगा मार्ट ऑल्सो टू बाई, इवन नॉट इवन सोनाटा। तो ये मेरा टेक रहेगा। कोफोर्ज और परसिस्टेंट ये दो आपके प्लेज रहे हैं, पहले भी आपने कहा है कि आपको आईटी में यही दो स्टॉक्स पसंद है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर ज़रूर यहाँ पे फोकस करके चलना चाहिए। विशाल मेगा मार्ट जिस तरह के वैल्यूशन पर जिस लेवल पे अभी है, इस स्टॉक से अभी भी थोड़ा आप दूरी बना के रखें, थोड़ा नीचे मिले तो शायद ज़्यादा बेटर होगा आपको अगर खरीदारी करनी ही है तो। दिलीप बिल्डकॉन सर, इनके नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स इनके 23% घटकर आए हैं सर। रेवेन्यू में भी आप मुनाफे में भी देखेंगे तो कुछ रुझान नेगेटिव साइड पर दिखा, हालांकि मार्जिन इनके अब बढ़कर आए हैं। और दूसरा नाम है मार्क्सन्स फार्मा का, 1.5% ही मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 12%, अबिड्डा गिरा है और मार्जिन भी गिर कर आए हैं। तो मिक्स बैग है नंबर्स मार्क्सन्स फार्मा के। इन दोनों में से सर किसी पे अगर आप कमेंट करना चाहें। नहीं, इसमें आई थिंक मार्क्सवन फार्मा तो भी मुझे ठीक, दिलीप बिल्कुल, चलो दिलीप बिल्कुल की बात करते हैं तो रिजल्ट ठीक है, और ओवरऑल नो ऑर्डर्स भी अच्छे आएंगे यहाँ से, और डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं।
और पाइपलाइन भी अच्छी है एनएचआई स्टेट से और काफ़ी हद तक, लेकिन नो इसमें भी एग्जीक्यूशन का काफ़ी इशू आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ अगर आप किसी को जाना है तो आई थिंक अशोका बिल्डकॉन, आई थिंक वो थोड़ा मुझे बेटर ऑप्शन दिख रहा है। और रही बात आई थिंक दूसरा स्टॉक जो आपने सर कौन सा बोला था, सॉरी मैं भूल गया। मार्क्सन्स फार्मा। हाँ मार्क्स एंड फार्मा। मार्क्स एंड रिजल्ट ठीक यानी ओके है, इतना कुछ खास है, रेवेन्यू में इतनी मुझे बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। और नो डिसेंट है, अगर किसी को होल्ड करना है तो कीजिए, लेकिन है ना वहाँ भी मार्जिन एक्सपेंशन का नो थोड़ा प्रॉब्लम है। और प्लस ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में मुझे यहाँ दिख नहीं रहे। तो आई थिंक वहाँ अगर आपको आई थिंक बाकी सब फार्मा कंपनीज भी अच्छी, वहाँ अगर आपको ध्यान दे तो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इस बीच आपको बता दूं मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूँ ना, इस बीच में मुझे 100 का जादुई आंकड़ा भी दिखा था एक बार, ये एनडीए की जहाँ तक बात है। तो अभी मेरे सामने कुछ 162 सीटों के रुझान हैं। 162 में से 99, 171 में से 99, लगातार अपडेट हो रही है ये स्क्रीन। 171 में से 99 सीटें जो हैं वो एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं। और महागठबंधन देखिए, जो शुरुआती रुझान थे, जो शुरुआती एक लीड उन्होंने पकड़ी थी, मोमेंटम पकड़ा था, मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। 50 के बाद देखिए 63 पर यह आंकड़ा धीरे धीरे करके सरकते हुए पहुंचा है और एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है। 100 सीटों के में आप देखेंगे तो फिलहाल आपको बढ़त नजर आएगी वहां पर। तो 122 का जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने से पहले एक जो मनोवैज्ञानिक स्तर है 100 का, वो लेवल पार करने के एनडीए बेहद करीब आपको नजर आ रहा है। 9:15 के आसपास का समय हुआ है, बाजार खुलने में अभी टाइम है। जरा एक बार जल्दी से ये भी समझ लेते हैं ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक है। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र बताइए, कौन से स्टॉक्स पर नजर है? आज आखिरी दिन है रिजल्ट सीजन का, ब्रोकर्स भी काफ़ी एक्टिव होंगे। जी शुक्रिया संदीप। ब्रोकर्स ने कई स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। एल्केम लैब्स पर एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग दी है और 5170 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेफरीज ने जुबिलेंट फूडवर्क्स पर बाई की रेटिंग देते हुए 1000 रुपये का टारगेट दिया है। इसी तरह सिटी ने जुबिलेंट फूडवर्क्स पर बाई रेटिंग ही दी है और 800 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं सीएलएसए ने मुथूट फाइनेंस पर आउटपरफॉर्म की रेटिंग दी है और 4000 रुपये का टारगेट दिया है। इसी तरह जेफरीज ने वोल्टास पर बाय रेटिंग देते हुए 1670 रुपये का टारगेट दिया है। जी संदीप। ओके, कल एल्केम कैप लैब्स के नंबर्स आए थे, जुबलेंट के नंबर्स हमने डिस्कस किए हैं। मुथूट फाइनेंस सर नंबर मैंने आपको बताए थे, तोड़फोड़ आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स तोड़फोड़ आए हैं सर, 4000 के टारगेट हैं इस स्पेस में। अब पहली बात तो बताइए कि रहना है नहीं रहना है गोल्ड फाइनेंसिंग में? अगर रहना है तो मुथूट फाइनेंस या फिर मन्नापुरम? नहीं वो इसमें तो गोल्ड फाइनेंस हमेशा मेरी चॉइस मुथूट फाइनेंस से रही है। रीजन एक तो उनका नो जिस तरह से नो क्रेडिट कंट्रोल है और जिस तरह से नो एनपीएस भी कंट्रोल है, प्लस गोल्ड का प्राइसेस बढ़ रहा है तो उनको डायरेक्टली कोलेटरल से डायरेक्ट बेनिफिट आ रहा है। और इनका ऑपरेशंस भी अच्छा है, अगर आप देखोगे काफ़ी हद तक ब्रांच एक्सपेंशन भी हो रहा है, काफ़ी एग्रेसिव है। तो मन्नपुरम से आई थिंक काफ़ी बेटर है मुथूट फाइनेंस। और इवन दो ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, मन्नपुरम आपको बहुत सस्ते में मिला है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस विल बी अ लीडर फॉर द फ्यूचर। तो यस ये डिवीजन में आई थिंक किसी को बाय करना है तो मुथूट फाइनेंस है, ये हमेशा बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में रहेगा। वैल्यूएशन थोड़ा हाई है लेकिन ये परफॉर्म करेगा ऐसा लग रहा है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। मुथूट फाइनेंस गोल्ड फाइनेंसिंग में लगातार से ये चॉइस रही है, अभी भी यही स्टॉक अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू मन्नापुरम की जहाँ तक बात है। अच्छा सर, एक दो नंबर्स और हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो एक तो है तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पर मुनाफा घटकर आया है 10% के आसपास, रेवेन्यू बढ़कर आए हैं, अबिड्डा में भी कमी है और मार्जिन भी यहाँ पर 2.5% कम होकर आया। तो एक तो तिलकनगर इंडस्ट्रीज ये डिसअपॉइंटमेंट है, और दूसरा नाम डिसअपॉइंटमेंट अगर है तो वो है हिकाल का। ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई सर, 18 करोड़ का मुनाफा था, उससे 2 गुना के आसपास घाटा आ गया और रेवेन्यू भी घटकर आए हैं। सर दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय दीजिए। नहीं दोनों स्टॉक में मैं इतने पॉजिटिव नहीं हूँ। और हिकाल में भी नो बहुत सारे इश्यूज हुए थे पहले भी। और आई थिंक नो ये अभी भी उस तरह से नो जिस तरह से गाइडेंस है उस तरह से परफॉर्म नहीं करे। तो दोनों तिलक नगर में भी मैं काफ़ी टाइम से अगर आप देखो तो उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे। और ना मार्जिन काफ़ी हद तक डीप हो चुका है और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉब्लम है। वॉल्यूम वॉल्यूम ग्रोथ में भी इश्यूज है और कुछ ही स्टेट में काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो आई थिंक यहाँ भी नो आई थिंक इस सेक्टर में काफ़ी बढ़िया स्टॉक्स है, वहाँ आप नज़र रख सकते हो। ये भी मुझे थोड़ा आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दिस बोथ द स्टॉक, आई एम नॉट बुलिश। चलिए इस बीच 100 माफ़ कीजिए 100 का आंकड़ा आप देखिए, जो शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए ने पार कर लिया, जो 171 सीटों के रुझान हमारे सामने आए हैं। और जितनी सीटें
एनडीए की आपको नजर आएगी शुरुआती रुझान में जो पॉजिटिव दिख रही है, उतनी ही गिरावट आपको निफ्टी में नजर आएगी। 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट आपको निफ्टी में फिलहाल दिख रही है। कल हम 25,875 के आसपास सेटल हुए थे क्लोजिंग के लिहाज से। 100 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खुलता हुआ दिखा है। 275 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स दिखेगा और ऑलमोस्ट 190 अंकों का फॉल आपको निफ्टी बैंक में फिलहाल दिख रहा है। 4 दिन से लगातार डाउ पॉजिटिव बंद हो रहा था, 2 दिन से लगातार रिकॉर्ड हाइस बन रहे थे, कल उसके ऊपर ब्रेक लगा। हम भी 4 दिन से लगातार पॉजिटिव क्लोज कर रहे हैं और आज हमारे मार्केट्स में भी देखिए यूएस की तर्ज पर ही ग्लोबल मार्केट्स के जिस तरह के खराब संकेत हैं उसकी तर्ज पर आप देखिए शुरुआत आज नेगेटिव टोन पर देखने को मिली है। तो खुले हम नेगेटिव हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लोअर लेवल से रिकवरी के जो इंडिकेशंस हैं, खरीदारी के इंडिकेशन भी साफ तौर पे दिख रहे हैं। 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे हम खुले थे, 80 पॉइंट के आसपास की बढ़त अभी गिरावट माफ कीजिए अभी बची हुई है। तो लोअर लेवल पर एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार में 25,800 के आसपास कुछ खरीदारी के जो इंटरेस्ट हैं वो भी साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। प्रेशर अगर कहीं दिख रहा है तो वो है 0.5% नीचे आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखेगा। आज स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी देखें तो कल हमने 1/4% से ज़्यादा की गिरावट देखी थी, आज भी जो शुरुआती रुझान है वो आपको नेगेटिव साइड पर ही दिखेंगे। कुछ स्टॉक्स जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है, कर्नेक्स माइक्रो एक बार दिखाइए, 9% से ज़्यादा का फॉल स्टॉक में आज आपको दिखेगा। सोम डिस्टिलरीज 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। भारत डायनेमिक्स, विशाल मेगा मार्ट, दो अच्छे नंबर्स हैं, दोनों में आप देखेंगे पॉजिटिव रुझान बन रहा है 3.25 से 5% का। तो कर्नेक्स माइक्रो में फॉल है, सोम डिस्टिलरीज नीचे है 6%, लेकिन भारत डायनेमिक्स और विशाल मेगा मार्ट दो नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है वो बाजार थम्स अप दे रहा है, पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। भारत डायनेमिक्स देखिए 5% का आपको स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। विशाल मेगा मार्ट में भी देखिए 3.25% के आसपास की मजबूती के साथ ही आज कारोबार की जो शुरुआत है वो बनती हुई दिखी है। मुथूट फाइनेंस नंबर्स यहाँ पे भी तोड़फोड़ है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो रुझान आपको पॉजिटिव साइड पर दिखेगा। 9% की तेजी, 4.5 लाख का वॉल्यूम खुलते ही बाजार में मुथूट फाइनेंस में बनता हुआ दिखा है। जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर्स भी अच्छे हैं, मुनाफा ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है। पिज़्ज़ा की सेल्स लगातार बढ़ी है तो 6.5% आप देखिए ये स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। एडवेंट्स होटल इंटरनेशनल, मैंने आपको बताया था कल इसकी लिस्टिंग हुई है, वेलोर एस्टेट से ये अलग होकर बिजनेस दोबारा लिस्ट हुआ है। कल भी 5% का अपर सर्किट लगा था, आज भी देखिए एडवेंट होटल्स में करीब 5% के आसपास की आपको मजबूती नजर आएगी। सेजिलिटी इंडिया सर ये देखिए एक बार 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 82 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम सर ऑलरेडी हो चुका है। आज यहाँ पर एक ब्लॉक डील होनी थी सर, मैं ये खबर लेना भूल गया, 16.4% हिस्से की ब्लॉक डील हो सकती है जिसमें 10% का बेस ऑफर था और 6.4% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन था। प्रोमोटर अपना हिस्सा बेचना चाह रहे थे, 46 रुपये 40 पैसे का ये फ्लोर प्राइस है जो कि तय किया गया था। आई थिंक ये ब्लॉक डील हो चुकी है जिस वजह से इतना वॉल्यूम हुआ है। और ब्लॉक डील के बाद आप देखेंगे तो सेजिलिटी इंडिया में 52 रुपये 61 पैसे का लेवल। आई थिंक सर ये जो हैंगओवर है वो खत्म हो गया, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि ब्लॉक डील होने के बाद इस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन पॉजिटिव साइड पर बन रहा है, क्योंकि आज का लो था 47.60 के आसपास जहां पे आई थिंक ये ब्लॉक डील हुई होगी, तो वहां से 52 रुपये का एक जंप स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। क्या करना है सर प्रमोटर की ओर से, अगर इतना एक्शन बना है बिकवाली का तो ये पॉजिटिव साइड पर देखना चाहिए इसको, या फिर आप कैसे ट्रीट करेंगे? नहीं नहीं, सेजिलिटी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छा है। अगर आप देखो तो उनका नो यूएस हेल्थ केयर डिमांड भी काफ़ी अच्छी वहाँ उनको दिख रही है, और नो काफ़ी हद तक नो क्लाइंट बेस भी एक्सपांड हो रहा है। ऑटोमेशन का अगर आगे जाके इनका मार्जिन का ड्राइव करेंगे तो जो हेल्थ केयर बीपीएम है यूएस में वो फोकस में रहेगा इसमें, और जो विन रेट्स है उनके भी अच्छे हैं। सो इबिटा मार्जिन आई थिंक स्टेबलाइज होगा और काफ़ी सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिख रहे हैं। ऑफकोर्स ये ब्लॉक डील हुए और मुझे यहाँ थोड़ा बस वही है कि थोड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क आगे जाके रहेगा, लेकिन स्टिल आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक। और जिस तरह से प्रोस्पेक्ट और जिस तरह से अभी तक काम हुआ है तो ये आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए भी ये यहाँ से और नीचे के लेवल पे आई थिंक आप बाय करके, और ये सेगमेंट भी अच्छा है वहाँ आप नो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट अच्छा है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। टाटा मोटर्स सीवी मैंने आपको बताया था नंबर अच्छे नहीं है, मुनाफे से ही कंपनी घाटे में आ गई। स्टॉक देखिए 4% नीचे आप ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कल भी आप देखिए परसों लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक में हमने मुनाफा वसूली देखी थी, 345 तक ही आई थिंक हाई टच किया था इसने, और आज भी आप देखेंगे तो 308 के आसपास के लेवल्स हैं जहाँ पर मुझे मेरी स्क्रीन पर भाव दिख रहा है जहाँ तक टाटा मोटर्स सीवी की बात है। परसों लिस्टिंग हुई, कल नंबर्स आए हैं, 4-4.25% का ड्रॉप यहाँ दिख रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर्स अच्छे दिख रहे थे ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन 2.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक आज के सेशन में खुलता हुआ दिखा। आई थिंक आईटी कमज़ोर है यूएस की तर्ज पर, शायद उसी वजह से जो टेक्नोलॉजी शेयरों में एआई शेयरों में प्रेशर है ना, उसी का इंपैक्ट हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर पे बनता हुआ देखा। 2.5% ये नीचे है। पेट्रोनेट एलएनजी में भी 2.5% का फॉल है। रेमंड में 2% की गिरावट है। एफकॉन्स इंफ्रा भी 2% की कमजोरी के साथ आज खुला है। एकम ड्रग्स के भी आई थिंक कल नंबर्स आए हैं, उसके बाद आप देखिए 4.25% का फॉल है। सर सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर तो अच्छे दिख रहे थे, आईटी की वजह से स्टॉक में प्रेशर है जैसा हमने कल यूएस में देखा था। क्या ये मौका है नीचे में खरीदने का, या फिर आप अपने ही दोनों जो पिक्स हैं उसके साथ स्टिक करेंगे, परसिस्टेंट और कोफोर्स के साथ ही? नहीं देखिए, आईटी तो
नो, सेल ऑन राइज ही है ये, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ। वो दो स्टॉक इसलिए बोल के रखे कि किसी को भी कंपल्सिव इन्वेस्टमेंट है उसके लिए मैंने बोला है, नहीं तो मेरा तो पूरा आईटी सेक्टर ही अवॉइड है काफी टाइम से, वही मेरा व्यू रहा है पिछले आई थिंक 6-7 महीने से। द रीजन इज सिंपल के जो प्रेशर है जो इंडियन कंपनीज पे आ रहा है एआई की वजह से, वो बहुत बड़ा प्रेशर है। प्लस जो थोड़ी हमने बबल की भी बात की है कि यूएस में जो चल रहा है नो हम्म। कैपेक्स का प्रोग्राम, और उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो ओवरऑल तो मैं नेगेटिव हूँ, आई थिंक ओवरऑल पूरा सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है। इसमें ये दो ब्राइट स्टूडेंट्स है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे प्रेशर धीरे धीरे आ ही जाता है। बट यस, आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव, नॉट इवन सोनाटा। ठीक है, तो आप अपने जो दोनों पिक्स हैं परसिस्टेंट और कोफो उसके साथ स्टिक करना चाहेंगे। सोनाटा से फिलहाल आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, और आईटी तो फिलहाल सेल ऑन राइज है, यानी कि हर उछाल पर आपको बिकवाली के ही मौके इसमें ढूंढने चाहिए। बाजार इस बीच आप देखें तो 80 पॉइंट की गिरावट के साथ थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा खुला जरूर कमज़ोर था, लेकिन लोअर लेवल से कुछ बाइंग इंटरेस्ट भी साफ तौर पे नज़र आ रहा है। तो निफ्टी में आज का अगर आप लो देखेंगे ना, तो आज का जो लो टच हुआ है वो है 25,766, यानी कि 25,750 के नीचे हम नहीं फिसले हैं, लेकिन 25,766 का लो लगाने के बाद हम 25,788 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 20-22 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है। ऊपर में हमने 25,826 तक के हाइज भी बनते हुए देखे हैं। तो बाजार थोड़ा सा ये इवेंट है, तो इवेंट से पहले थोड़ा सा लाइट होने की कोशिश कर रहा है कि इवेंट का आउटकम किस तरह से निकल के आता है। कोई बहुत बड़ा ऊपर या नीचे का रुझान नहीं है, लेकिन हाँ, तेज़ी की पोजीशन थोड़ी सी लाइट रख के, थोड़ी सी अपने आप को हल्का करके बाजार इस इवेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। 10:30 के आसपास या फिर 11 बजे के आसपास जब पूरा आउटकम हमारे सामने आ जाएगा, तब बाजार में एक रिएक्शन शायद बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे फिलहाल के लिए बाजार में कुछ रुझान जो है वो 25,800 के आसपास समय बिताने की बाजार में ज़्यादातर जो कोशिश है वो बनती हुई नज़र आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि सीटों का रुझान का जो अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने दिख रहे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं। जो 184 सीटों की काउंटिंग हुई है ना अभी तक, जिसमें शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप देखिए 99 सीटों पर आपको एनडीए आगे नज़र आएगा, और उसमें से आप देखिए महागठबंधन के पास 63 सीटें हैं। तो 171 सीटों की आप देखिए जो काउंटिंग है वो हमारे सामने है काफ़ी हद तक, और जादुई आंकड़ा आपके सामने दिख रहा है जो मेजॉरिटी लिखा है ना 122, जादुई आंकड़ा यही है 122 का। ये आंकड़ा जरूर पार होना चाहिए, भले ही वो 148 आए ना आए, बाजार की नज़र इस जादुई आंकड़े पर है। 122 वाला लेवल पार होता है कि नहीं होता है, जिससे हम केवल 22-23 सीटें ही दूर हैं। और अभी भी अगर 243 सीटें हैं तो 43 और 29 आप ये मान के चलिए कि 70-71 सीटों की काउंटिंग अभी भी बाकी है, 72 सीटों की काउंटिंग अभी भी बाकी है। तो उसमें से 72 में से केवल 22-23 सीटें ही एनडीए को लेकर आनी है, वो जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए, जैसा बाजार मान के चल रहा है और जैसा हमने एग्जिट पोल्स के नतीजों में देखा भी था। हम नहीं कह रहे कि हूबहू वैसा ही नतीजा आ जाए, बाजार शायद इससे भी खुश हो जाएगा कि सरकार दोबारा एनडीए की बन रही है और किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अपने दम पर एनडीए की खुद की सरकार अगर बन जाएगी, 122 का जादुई आंकड़ा पार हो गया, उससे भी हमारा जो पूरा एक बाजार का एक जो कह सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन जो है वो मीट हो जाएगी। तो उस लिहाज से ज़्यादा दूर नहीं है ये आंकड़े, और ये आंकड़े जिस तरह के हैं ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो एक चिंता की बात ज़रूर है हमारे लिए, जिस वजह से हम देखें कि मार्केट्स में फिलहाल प्रेशर देखने को मिला। एक दो स्टॉक और देख लेते हैं, फिर मैं जरा दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेता हूँ, क्योंकि दर्शक भी अपने सवाल पूछ रहे होंगे आज बिहार चुनाव का जो आउटकम आ रहा है उसमें आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। सर एक जीपीआईएल देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझान कुछ 16 लाख शेयरों के साथ 5% के आसपास का अपमूव है। पिछले 2-3 दिन से अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, 278 के आसपास। सर जीपीआईएल आपको कैसा लग रहा है? जीपीआई ठीक है, लेकिन है ना थोड़े इसमें भी प्रॉब्लम आगे जाके अगर आप देखोगे तो डिमांड एनवायरनमेंट का थोड़ा इशू रहेगा आगे जाके। और नई कैपेसिटी वो नो इंस्टॉल कर रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो डेट फ्री बैलेंस शीट है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस एक थोड़ा रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट अक्रॉस द प्रोडक्ट हो जाए तो आई थिंक इनके लिए चल जाएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट से क्या होगा कि मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा। तो फिर भी आई थिंक इस लेवल पे ठीक ठाक है वैल्यूएशन। अगर किसी के पास है होल्ड कीजिए, बाय ऑन डिप्स रखे, लेकिन आई थिंक ऐसा खराब भी वैल्यूएशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, तो खराब वैल्यूशन है तो आप इसको होल्ड भी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, एक निप्पॉन लाइफ एएमसी, जरा इसको भी एक बार देखिए। यहाँ पे एक खबर आई थी कल बाजार बंद होने के बाद कि डीडब्ल्यूएस जो है
वो निप्पॉन लाइफ इंडिया एआईएफ मैनेजमेंट में 40% स्टेक लेने जा रहे हैं, जो कि निप्पॉन लाइफ इंडिया की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो एक निप्पॉन लाइफ एएमसी में इनकी सब्सिडरी में कोई हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है डीडब्ल्यूएस के नाम से। उसका इम्पैक्ट आप देखिए, स्टॉक में खुला, शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बाद में स्टॉक फिसल गया बाजार की गिरावट के साथ। निप्पॉन लाइफ एएमसी और एएमसी स्पेस पर आपका क्या व्यू है सर इस डील के पर्सपेक्टिव में? नहीं, एएमसी में क्या हुआ है कि वो जो एक्सपेंस रेशियो का जो इशू हुआ था, अभी इशू तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो कंसल्टेशन पेपर जो आ रहा है उसके वजह से काफी हद तक ना नेगेटिविटी आई है, और ना थोड़ा प्रीमियम भी थोड़ा कम हुआ है। और वो बड़ा है, जो अगर अगर म्यूचुअल फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिस तरह से सेबी ने कंसल्टेशन पेपर के इवन आधा भी होता है, तो इन सबको हिट आएगा। तो मैं तब से, जब से वो कंसल्टेशन में, मैं थोड़ा नेगेटिव हो गया हूँ एएमसी पे। मैं वेट एंड वॉच रहूंगा, देखो कंसल्टेशन पेपर है तो कुछ ना कुछ तो आएगा। अब वहां से अगर इनको प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आती है, तो इनके ऑलरेडी आप देखें तो सबके प्रीमियम में बोल रहे हैं, अगर आप देखें तो इनको अच्छा खासा पी भी मिल रहा है। तो यहाँ आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मैं इवन नॉट इवन निपुण, मैं सभी एमसी के लिए बात कर रहा हूँ। वेट एंड वॉच करके आई थिंक 1 2 3 महीने में क्लैरिटी आएगी, आई थिंक फिर एंटर कीजिए। तो मेरे लिए अभी भी निपुण अवॉइड होगा। प्लस ये तो है एक एग्रीमेंट, ये जो डील हुई, प्लस आई थिंक वो भी है जो एक बड़ा हैंगओवर रहेगा उस पर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, कुछ न्यूज़ एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है। इनफैक्ट 200 सीटों का रुझान आ गया। मेरे सामने भी जो नंबर है ना सर, आप देखिए मेजॉरिटी का जो नंबर है ना वो एनडीए ने पार कर लिया। अगर आप वो अपडेटेड एक बार फिर से वो प्लेट दिखा पाएँ, जो आंकड़े शुरुआती रुझान आ रहे हैं नतीजों के, वो ये दर्शा रहे हैं कि 127 सीटों पर अब आपको एनडीए आगे नजर आएगा। 65 सीटें महागठबंधन के पास है, जेएसपी के पास 3 सीटें हैं, अदर्स के पास 5, कुल मिला के 8 सीटें अन्य के पास हैं। अभी भी 43 सीटों पर काउंटिंग होना बाकी है। तो आप ये देखिए सर, 50 55 60 के आसपास से ना महागठबंधन वहीं पर रुक गया। उसके बाद से आप देखिए एकदम से एनडीए ने लीड ले ली और अब तो मुझे 132 सीटों पर एनडीए आगे दिख रहा है सर। तो उस लिहाज से 122 का जादुई आंकड़ा भी पार हो गया। 132 सीटों का भी आप देखिए जो आंकड़ा है वो मेरे सामने आ चुका है। तो अभी तक 43 सीटों पे काउंटिंग होनी है। 200 में से जो सीटें हैं ना उस पर अभी तक जो नंबर्स मेरे सामने दिख रहे हैं 127 सीटों पर। एक समय 132 33 पर भी आंकड़ा पहुंच गया था। काउंटिंग चल रही है तो नंबर ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएट। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं एनडीए ने बहुमत हासिल कर ली है। शुरुआती रुझान ऐसा बता रहे हैं। जो जादुई आंकड़ा है 122 का, वो आंकड़ा भी पार हो गया। एक बार मुझे 136 भी दिखा है। तो काउंटिंग चल रही है, लगातार अपडेट हो रहे हैं नंबर्स। लेकिन हाँ, ये राहत की बात ज़रूर है कि 122 का जो आंकड़ा है ना वो एक बार एनडीए ने पार कर लिया है। तो बाजार आप देखिए, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं है। फाइनल नंबर आने का शायद वेट है और ज़्यादा ग्लोबल की उसके ऊपर फोकस है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक से पिटाई हो रही। जरा एक बार आईटी इंडेक्स दिखाइए, इससे आपको पता चल जाएगा कि बाजार का मूड माहौल किस तरह का है। जिस तरह से हमने यूएस में एआई और टेक स्टॉक्स की पिटाई देखी है, वैसा ही कुछ रुझान आप देखिए आज इंडिया में भी आईटी स्टॉक्स पे दिख रहा है। 1% की गिरावट आपको दिखेगी आईटी इंडेक्स में आज के सेशन में। अच्छा, अभी अभी सर वोडाफोन आइडिया में कुछ खरीदारी का रुझान बना है। 2.5% ऊपर, 10 रुपये 73 पैसे। धीरे धीरे ही सही सरकता हुआ, इसका 5 दिन का चार्ट दिखाएंगे ना, सरकते सरकते ये स्टॉक देखिए सर 11.25 के आसपास पहुंच गया। 5 दिन का चार्ट दिखाइए जरा, इससे आपको पता चल जाएगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट इसमें स्टॉक में लगातार बनता हुआ दिखा। देखिए सर 9 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास से चलता चलता 11.25 रुपये पर आ गया। 10% चल गया धीरे धीरे। अब क्या करें सर, जिनके पास रखा हुआ है? नहीं, अभी तो मोमेंटम साथ में है, तो रखे रखो। और स्टॉप लॉस के साथ 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्या वह 12 के पास आ जाए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज, जैसे इस बार का रिजल्ट ठीक था, ठीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन लॉस कम हुआ है और आरपू थोड़ा बढ़ा है, और जो एजीआर के वजह से थोड़ा फायदा हुआ है, उसके वजह से मुझे तो लग रहा था 11 12 तक पहुंचे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए है, लॉन्ग टर्म तो अभी भी कहानी बनती नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। और नॉट जिस तरह का पिछली बार रिजल्ट है, आई थिंक 2 3 क्वार्टर, 1 2 क्वार्टर और रिजल्ट अच्छा दे, फिर आप एक अच्छा मूव में अप मूव देखोगे। लेकिन 11 मुझे लग रहा है 12 के आसपास जाके वापिस नीचे आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का प्ले नहीं है, पर शॉर्ट टर्म अभी भी लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेंथ है यहाँ। 12 रुपये पर प्रॉफिट बुकिंग कर लें बेसिकली, आपका कहना है? हाँ जी। ठीक है, ओके। अभी के लिए स्टॉप लॉस अगर आप कोई सुझाना चाहें, कोई ऐसा नंबर जो कि सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है या फिर 10 रुपए, लेवल है? 10 रुपए पे रखिए स्टॉप लॉस। ठीक है, 10 और 12, 10 रुपये नीचे, ऊपर में 12 रुपये। 12 रुपये पर प्रॉफिट बुक कर लिए, 10 रुपये पर स्टॉप लॉस आ जाए तो उसको काट लीजिएगा। चलिए, बाजार इस बीच आप देखें तो
ज़्यादा अभी फोकस नहीं है बिहार इलेक्शंस पर। मैं कुछ दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ सर, जो कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी भारी मात्रा में पहुँच चुके हैं। सर, एक हेल्थ केयर स्पेस की कंपनी है, छोटी कंपनी है, फिशर के नाम से, अगर आपने देखा हो, हमारे एक प्राइम मेंबर हैं सेट वन रॉक्स के नाम से। ये कह रहे हैं कि मेरे पास फिशर में मैं बहुत बुरा फंसा हूँ, इस पर ज़रा सजेशन दीजिए। मेरे पास कह रहे हैं कि 1400 शेयर हैं 104 रुपये के रेट पर। 104 रुपये पर लिया हुआ है सर, ऑलमोस्ट आधा हो गया, 59 रुपये का दाम है अभी। वही होता है प्रॉब्लम कि आप बहुत हाई में लेते तो अब ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तो आधा ही हो गया है, अब ये सडनली गिरा है। अगर आप देखो तो 30 अक्टूबर तो 117 चल रहा था तो ये पता नहीं ये 15 दिन में क्या हो गया, क्या न्यूज़ आई है। लेकिन अगर आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक रिजल्ट भी इतना खराब नहीं था, सितंबर क्वार्टर का अच्छा ही था। लेकिन ये अगर आप स्टॉक देखो तो ये आईपीओ है, दिसंबर में आया था 63 का 120। सर यही होता है कि आईपीओ के टाइम ये स्टॉक भागते हैं, ये डबल हो गया और अभी ऊपर के लेवल पे काफी लोग निकल रहे हैं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन देखूं सर, 190 का पीई चल रहा है सर, बहुत ही एक्सपेंसिव है, इस लेवल पे भी एक्सपेंसिव है। तो ये इवन तो रिजल्ट अच्छा है लेकिन इतना तो वैल्यूएशन हो नहीं सकता है। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा नीचे रहेगा। तो हो सके उतना जल्दी निकले आप यहाँ से, अगर उन्होंने, हाँ लेकिन आई थिंक उन्होंने ऊपर से बाय किया है तो फिर वेट करें लॉस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि टॉप पे लेकिन एंटर हुए, तो आई थिंक ये लग रहा है कि मुझे और नीचे जाएगा यहाँ से तो। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। तो इसमें अभी फ़िलहाल के लिए तो बेचने की राय नहीं है। इस बीच शंकर सिंह जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि प्रणाम संदीप भाई, कह रहे हैं एनडीए नहीं जीती तो मार्केट धड़ाम। अरे सर, मार्केट तो वैसे धड़ाम हो ही गया, लेकिन एनडीए जीती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी जो शुरुआत रुझान मेरे सामने है ना, जिसमें 200 सीटों का मेरे सामने नंबर है, 43 सीटें अभी भी अनकाउंटेड हैं। 200 में से 127 सीटें आ चुकी है, 122 वाला जो जादुई आंकड़ा वो भी पार हो गया। एक बार मुझे 144 का नंबर भी दिखा था, 145 अभी भी आ गया। 222 में से 145 सीटें दिख रही हैं, बीच बीच में नंबर अपडेट होके आ रहा है, तो 122 वाला नंबर पार हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि अचीव करना है एनडीए को। और उसके बाद 148 वाला जो एग्जिट पोल वाला नंबर है, अगर वो क्रॉस हो गया फिर देखना होगा बाजार का रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर बनता नहीं बनता। लेकिन हाँ, बाजार का नंबर पॉजिटिव रिएक्शन आ गया सर। एक बार आप देखिए, जरा निफ्टी का चार्ट दिखाइए। नीचे में 25,766 ये आज का लो है, और लो से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 अंकों के आसपास की रिकवरी आपको दिख जाएगी, क्योंकि 25,842 ये मेरी स्क्रीन पर भाव मुझे दिख रहा है। निफ्टी का चार्ट दिखाइए एक बार निफ्टी का, उससे आपको समझ लग जाएगी। केवल 36 पॉइंट के आसपास की गिरावट बची है, जो हमने एक समय 100 पॉइंट के आसपास की भी देखी थी। ये देखिए, आपको रिकवरी साफ तौर पर नजर आ जाएगी। नंबर का ही इंतजार था, ग्लोबल क्यूज के दम पर हमने रिएक्शन दे दिया। अब जो नंबर आ रहे हैं ना, जिस तरह से आप देखिए एनडीए वाला नंबर बढ़ता जा रहा है ना, उससे बाजार का कॉन्फिडेंस भी साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और देखिए, लोअर लेवल से रिकवरी साफ तौर पे दिख रही है। तो है सर, ऐसी बात नहीं है, बिहार के इलेक्शंस का भी इम्पैक्ट है, लेकिन बाजार यही देखना चाहता है। 122 और 148 शायद यही दो नंबर्स हैं जिसके ऊपर नज़र है। अब 122 तो पार हो गया, अब इसमें कुछ ज़्यादा उथल पुथल ना हो तो फिर अब ये ज़्यादा दारमदार आ जाएगा 148 के ऊपर। तो 122 तो डिसाइसिवली पार है। फाइनल नंबर होते जाएं, जैसे जैसे कि हाँ ये सीट फाइनल होगी, ये सीट फाइनल हो गई, तो उस लिहाज से ये वाला नंबर तो पार हो गया, सरकार तो बन जाएगी। क्या प्रचंड बहुमत आएगी, यानी कि दबदबे के साथ आएंगे, पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। अब इस चीज़ को लेकर शायद बाजार का तवज्जो है। तो कुल मिलाकर देखें तो बाजार ने एक बार तो नेगेटिव रिएक्शन से पॉजिटिव होने की टेंडेंसी दिखा दी है, और लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट साफ तौर पे दिख रहा है। कर लीजिए दर्शन आप 25,850 के भी नीचे दिखा था हमने 25,766 का आंकड़ा, तो लोअर लेवल से 90 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हो चुकी है। और बैंक निफ्टी दिखाइए तो हरे निशान में आ भी चुका है। कल बैंक निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई टच किया था, और आज आप देखिए बैंक निफ्टी ही आप देखिए बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ भी रहा है, जहां पे हरे निशान के साथ ऑलरेडी कारोबार हो भी रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपको करीब 65-70 पॉइंट के आसपास के गेंस दिखेंगे, 40 पॉइंट के आसपास की अपडेटेड बढ़त है। लेकिन लोअर लेवल्स देखेंगे ना तो आज ऑलमोस्ट 58,000 के थे, 58,050 ये आज का हमारा लो लेवल था। और जैसे ही 58,615 पार हो जाएगा, 58,616 आ जाएगा, तैसे ही निफ्टी बैंक पर नया रिकॉर्ड हाई बन जाएगा। तो 58,616 इस आंकड़े को आप याद रखिएगा। ये हो सकता है कि बहुत जल्द आपको आता हुआ दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिले। सर, आपका क्या व्यू है निफ्टी के बनस्पत? बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है? देखिए हम लोग 26,000 कल जो जिस लेवल पे हम लोग पहुंचे, तो वो रीजन वही था कि सब लोग एक्सपेक्ट के बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट ऐसे आएगा जैसे आज हम लोग देख रहे हैं।
और ये अभी तो थंपिंग विक्ट्री दिख रही है, 148 का नंबर जैसे आपने बोला, शायद वो भी क्रॉस हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि ऑलरेडी मार्केट 26,000 तक पहुंच गए, यानी काफी हद तक चीजें डिस्काउंट हो चुकी है अभी भी। ऑनेस्टली तो अगर ये जिस तरह से विन है तो आई थिंक 26,000 वापिस आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। होपफुली आज पूरे दिन में मार्केट आ जाए। और रही बात बैंक्स, बैंक्स अच्छा करे, बैंक्स का वन ऑफ द रीजन क्यों अच्छा करिए कि पीएसयू बैंक्स ताबड़तोड़ रिजल्ट दे रहे, रिजल्ट से भी आई थिंक परफॉर्मेंस जो आप देखो, वैल्यूएशन गैप है जो प्राइवेट बैंक और कहते हैं पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट वन थर्ड के लेवल पे ट्रेड कर रही थी वैल्यूएशन वाइज। अब वो थोड़ा नैरो डाउन हो रहा है, और उसके वजह से आप देखो तो बैंकिंग में भी एक अच्छी खासी तेजी आ रही है। प्राइवेट बैंक्स में नहीं, लेकिन पीएसयू बैंक्स में आई थिंक वो चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से एक दो क्वार्टर और पीएसयू बैंक्स यहाँ से चल सकते हैं। तो पॉजिटिव में बैंक्स में भी हूँ, एंड ऑफ कोर्स होपफुली निफ्टी 26,000 टच हो। चलिए, आपके बोलते बोलते सर हरे निशान के तो दर्शन होने के ऑलमोस्ट करीब पहुंच गया है। निफ्टी पूरी जो अपनी कमजोरी है उसको रिकवर कर लिया है। तो ग्लोबल क्यूज को भी रिस्पेक्ट किया बाजार ने, नीचे खुले हम जैसा एक्सपेक्टेशन था, गैप डाउन ओपनिंग हुई 25,766 तक हम नीचे गए। उसके बाद आप देखिए 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी निफ्टी में हो चुकी है। ऑलमोस्ट आप हरे निशान के साथ अब कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे एनडीए की सीटें बढ़ती जा रही हैं, बाजार का जो हौसला है, भरोसा है, वो भी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। और 148 का लेवल अगर पहुंच गया, जो कि शुरुआती रुझान में 147 पर दिख रहा है, 226 में से अभी भी 17 सीटें काउंटेड नहीं हैं, कोई काउंटिंग नहीं हुई है वहां पर। तो यही नंबर अगर आप देख लेंगे, मुझे सर एक बार 148 का नंबर भी दिख गया, तो 231 में से अभी भी 12 सीटों पर काउंटिंग होना बाकी है। 148 के रुझान ये बता रहे हैं कि इन सीटों पर शायद एनडीए जीतता हुआ नजर आएगा। तो जो रुझान ये है, कॉन्फर्मेशन आ जाए एक बार, फिर आपके सामने बाजार का जो जोश है वो भी साफ तौर पे दिखेगा। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी एक बार बाजार ने दिखा दी, इस नंबर के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन दिखा दिया। तो अगर बाजार आज पॉजिटिव बंद हो गया, जो कि वीकेंड वाली क्लोजिंग है, तो 5वां दिन लगातार होगा जब इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो एक ट्रेड डील की होप्स, जो ट्रम्प साहब का बयान आया था, दूसरा ये इलेक्शन के रिजल्ट्स, दो चीज़ें हैं जो कि बाजार को पॉजिटिव साइड पर इंपैक्ट कर रहे हैं। और तीसरा इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो वो है तिमाही नतीजे। वापिस अगर दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूं तो मनमोहन जी का सवाल हमने ले लिया। पार्थनाथ जी कह रहे हैं, सिद्धार्थनाथ जी कह रहे हैं, अच्छा नमस्कार ही बोल रहे हैं, अपना सवाल इन्होंने लिखा नहीं है। सुमीर जी का सवाल ले लेते, कह रहे हैं सर एसएमएल इसूजू मेरे पास 3565 के रेट पर है, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स 67 के रेट पर है, मुझे सजेस्ट कीजिए मेरा अगर 4 से 6 महीने का व्यू है, मैं सेल करूं, होल्ड करूं या फिर एवरेज भी करूं। जी, एसएमएल तो ऑफ कोर्स नो आप अभी होल्ड कीजिए। ऑफ कोर्स ये स्टॉक अगर आप देखें तो नो ओवरऑल यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ऑपरेशंस ठीक रहेंगे। कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, और ये नीचे भी आया है, अच्छा खासा नीचे भी आया है, लेकिन आगे जाके आई थिंक इनका रिजल्ट बेटर रहेगा कंपैरेटिवली। तो यस, ये एसएमएल यहाँ से मेरा होल्ड रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में भी अच्छी तेजी, प्लस महिंद्रा का हुआ है तो उसके वजह से भी फायदा है। सर दूसरी कंपनी कौन सी थी? सर एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ना उस तरह से इसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नहीं आ रहा है। प्लस अगर आप देखो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो भी ओके है, यानी एट पार है, जबकि अगर मैं इसका अगर आप वैल्यूएशन देखो तो बहुत ही हाई है। और ये आई थिंक ये स्टॉक में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन के सामने इनका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी मैच, नो डाउट उनका एक्सपोजर है वो बहुत ही अच्छा है, सेगमेंट भी अच्छा है, लेकिन यहाँ मुझे आई थिंक आगे जाके भी प्रॉब्लम लगा है, तो ये मेरे एंड से आई थिंक सेल ही होगा। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दूं 148 छोड़ दीजिए, 150 का नंबर भी मैंने देखा है अभी। एनडीए के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ना, 150 सीटें भी शायद एनडीए को मिल सकती हैं। ऐसे कुछ पॉजिटिव रुझान फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इस पूरे समीकरण के ऊपर बिहार में जो इलेक्शंस के नतीजे आ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। शशि जी, मेरी आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। तो सर, आप तो राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं बिहार से, तो आई एम श्योर आपने दौरा भी किया होगा। मैं नंबर्स की बात करूं उससे पहले ज़रा फीलर्स बताइए सर, इस बार के इलेक्शंस को लेकर ना, किस चीज़ को लेकर ज़्यादा फोकस था, सुगबुगाहट किस चीज़ को लेकर ज़्यादा थी, क्या जनता के मन में चल रहा था इन इलेक्शन से पहले, जो वोटिंग किस चीज़ पर हुई इस बार? देखिए, राजनीति में और चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं, चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले। लेकिन जब मतदाता रूम में जाता है,
बटन दबाने, तो उसका असल जो डिसीजन होता है, जो ट्रिगर पॉइंट होता है, वो उभर कर सामने आता है, और वो किसी को बताता नहीं। शायद इसीलिए गुप्त मतदान की व्यवस्था जो है हमारे भारतीय लोकतंत्र में की गई है। तो बाहर में आप मीडिया में कुछ भी कहते रहे, सभाओं में कुछ भी कहते रहे, नेता आपके घर आए कुछ भी कहते रहे, लेकिन बटन वही दबेगा जहां मेरा दिल कहेगा और दिमाग कहेगा। मतदाता यही करता है, हर बार यही करता है। इस ठीक है। बार जो हुआ है, जो डेटा आपने देखा होगा कि बम्पर मतदान हुआ, हिस्टोरिकल मतलब मतदान हुआ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा, उसमें एक और हिस्टोरिकल पॉइंट ये रहा कि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। तो बिल्कुल। इस इलेक्शन को मैं बेसिकली नीतीश कुमार के लिए महिलाओं की तरफ से एक फेयरवेल इलेक्शन मान रहा हूं, कि महिलाओं ने नीतीश कुमार को फेयरवेल दिया है। और इसलिए दिया है क्योंकि आप देखेंगे कई लोग ये कह रहे हैं कि जो 10,000 रुपए की योजना लास्ट में चुनाव से एक पहले नीतीश कुमार लाए थे, उसका नतीजा है। लेकिन अच्छा। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, इसलिए क्योंकि ये असल में जो कल्मिनेटिव रिजल्ट है नीतीश कुमार के 20 साल के शासन का, वीमेन सेंट्रिक, वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई पॉलिसीज का और स्कीम्स का। उन्होंने, आप इसको ऐसे समझिए, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी जी, बोलिए सर। इसको ऐसे समझिए कि इस चुनाव का जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो महिलाएं, लड़कियां हैं, उनको जीवन में पहली बार एकदम बिल्कुल अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन और सामान्य वर्ग, और कह सकते हैं गरीब वर्ग से आने वाली लड़कियों को पहली बार जीवन में साइकिल दे करके, पोशाक दे करके, किताबें दे करके, खास करके साइकिल दे करके, जो एक सामाजिक और सामाजिक आजादी कह लीजिए उसको, सामाजिक आजादी देने का काम जो नीतीश कुमार ने किया था, आज वो फर्स्ट टाइम वोटर लड़कियां उनको थैंक यू बोल रही है अपने वोट से। वो उनको एक तरह से ये मान के वोट कर रही है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नीतीश जी को जिताकर फिर से 5 साल के लिए लाए, क्योंकि इसके बाद शायद वो दोबारा मुख्यमंत्री न बन पाए। अच्छा, एक चीज आपने उसका हाईलाइट करी कि आपने हाईलाइट किया कि इस बार ना महिलाओं का काफी बड़ा योगदान था, या बड़ी मात्रा में महिलाएं इस बार वोटिंग करने आई हैं। एक चीज मैंने भी पढ़ी है कि इस बार जो रूरल वोटर है ना, जो ग्रामीण वोटर है, वो भी भारी मात्रा में वोट करने के लिए पहुंचा है। मैं आंकड़ों की बात करूंगा महिलाओं के अलावा, जरा एक बार थोड़ा ग्रामीण फैक्टरों को भी टच करिए, फिर मैं थोड़ा आंकड़ों के ऊपर आपसे बातचीत करना चाहूंगा। नहीं, इसमें मैंने यही कहा कि जो महिलाएं हैं ना, वो अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन और अक्रॉस ज्योग्राफी, मतलब जो शहर की महिलाएं हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार की नीतियों से अप्रभावित रह गई। हाँ, ये आपने सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था, जैसे पटना में फर्स्ट फेज की बात मैं कहूँ तो फर्स्ट फेज में कई विधानसभा में 74-75% तक वोटिंग हुई, लेकिन पटना में 57-58% हुआ। तो शहरी इलाकों में थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन जो उसमें महिला वोटर रही, वो सबके सब लाभान्वित है। इतनी योजनाएं हैं, नौकरियां इतनी मिली हैं। और देखिए, एक महिला को नौकरी मिलने का अर्थ एक वोटर नहीं है, वो पूरा का पूरा एक फैमिली है, 5 से 7 लोगों की का एक परिवार है, जो कि जी उससे लाभान्वित हो रहा है, उससे अफेक्टेड हो रहा है, तो जी। पॉजिटिवली अफेक्टेड हो रहा है। तो हाँ हाँ। जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए जो जो आप बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा स्कीम का लाभ मिल रहा है, उनको बल्कि स्टेट से भी मिल रहा है और सेंटर से भी मिल रहा है। सेंटर से उनको राशन मिल रहा है, टॉयलेट मिल रहा है, कई तरह के पेंशन है। पेंशन जो गरीब महिलाओं के लिए था, बुजुर्ग पेंशन 400 रुपए था, उसको लास्ट में बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया। तो मतलब एक कुछ तात्कालिक कारण तो थे ही, जो स्कीम्स के हिसाब से इस पूरे पैटर्न को, वोटिंग पैटर्न को अफेक्टेड किया, इम्पैक्ट डाला उस पर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो काम किया वीमेन सेंट्रिक, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये चुनाव परिणाम उसी का नतीजा है। पिछली बार समीकरण थोड़े अलग हो गए थे, चिराग पासवान अलग लड़े थे, इस वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ।
70 सीटें आ सकती थी पिछली बार उसको, लेकिन वो 43-44 पर आ गई। इस बार वो स्थिति नहीं है। तो अभी जो सबसे सटीक और रिलायबल डेटा आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, तो नंबर 1 पे बीजेपी है और थोड़ा सा ही पीछे जेडीयू है। तो मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा हूं कि ये फेयरवेल इलेक्शन है महिलाओं की तरफ से, वो बिल्कुल 12-1 बजे तक जाकर सच होता दिखेगा। चलिए ठीक है, अब जरा नंबर्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें। जो आप कह रहे थे ना कि जब मतदाता बटन दबाता है ना, जाकर इलेक्शन के लिए वोटिंग करता है ना, वो एक्चुअल नंबर्स सामने नहीं आते हैं। लेकिन सर इस बार जो आउटकम आए थे ना ये एग्जिट पोल के, 148 सीटें जो महापोल बता रहा था कि 148 सीटें एनडीए को मिलेंगी, और वहीं पे नंबर देखिए उसी के आसपास ही अभी तक जो नंबर्स हैं हमारे सामने वो ये बता रहे हैं कि उसी के आसपास 151 सीटें एनडीए के पास आती हुई नजर आएंगी। तो इस बार तो सर एग्जिट पोल भी सही साबित होते हुए दिख रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? एग्जिट पोल देखिए, ये इस चुनाव का एग्जिट पोल बहुत आसान था। मतलब आप घर में भी बैठकर 10 जगह अगर बात कर ले और ग्रामीण, जैसे आपने ग्रामीण मतलब रूरल और अर्बन एरियाज की बात की, तो अगर आप 100-200 महिलाओं से भी बात कर लेते तो आपको समझ में आ जाता कि क्या होने वाला है। ये हम लोगों ने फर्स्ट फेज के बाद मैंने कहा था कि इस बार जेडीयू 70 सीटें आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर 70 नहीं तो 60+ सीटें होंगी शाम, मतलब 2-3 बजे तक जो तस्वीर क्लियर होगी उसमें वो होंगी। तो ये एग्जिट पोल ठीक है। एग्जिट पोल का जो महापोल आप एवरेज बता रहे हैं, एग्जैक्ट वहीं पे जाके वो 140-150 के आसपास रुकेगा। तो एग्जिट पोल करने वाले लोग खुद की पीठ थपथपा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिजल्ट, ये चुनाव इसी तरह का था और बहुत इजी था किसी भी एजेंसी के लिए इस बार का एग्जिट पोल करना। तो आपके लिए भी सर इसका जवाब देना बहुत इजी है कि एनडीए की सरकार और नीतीश जी दोबारा सीएम बन रहे हैं फिर? ये मैंने बहुत पहले कहा था। देखिए, एनडीए की मैंने ये बहुत पहले कहा था कई जगह कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अच्छा, मतलब ठीक है इसको सर। पॉलिटिकली मतलब जो इक्वेशन बिहार में बनता है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अगर उनको थोड़ा भी वैराग्य भाव हुआ होता कि मुझे नहीं बनना है, तो वो टिकट बंटवारे के बाद जो पूरे 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 1 सप्ताह का घटनाक्रम था एनडीए के बीच, जिसमें आपको याद होगा कि उन्होंने खुद को एक अन्य मार्ग में बंद कर लिया और अपने संजय झा को बुलाकर काफी डांट डपट की, और जो सीटें उनको दे दी गई थी भाजपा को, वो सीटें उन्होंने वापस ली और 1 या 2 सीटें उन्होंने अधिक ली और बड़े भाई की भूमिका को बरकरार रखा। तो ये तो तय था कि सीएम वही बनेंगे, पार्टी सरकार जिसकी भी बने, जिसके साथ भी मिलकर बने, बीजेपी के साथ मिलकर बने या आरजेडी के साथ मिलकर बने, तो सीएम तो इनको बनना था। लेकिन फर्स्ट फेज में जो महिलाओं ने भागीदारी की, उसके बाद ये क्लियर हो गया कि नीतीश अनडाउटली एक बार फिर से मतलब बहुत बड़े नेता, एक विजनरी स्टेट्समैन के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस बार। चलिए, तो महिलाओं का एक फेयरवेल वोट आप देखिए नीतीश जी के पास पहुंचा है। फेयरवेल का मतलब ये नहीं कि उनको बाय बाय बोला है, फेयरवेल का मतलब ये है कि जाते जाते आप कुछ राज्य के लिए अच्छा करके जाइए। जैसा आपने पिछले 2 दशक से काम किया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, आखिरी मौका आपके पास है, इन 5 सालों में भी बिहार को चमका दीजिए। इसी उम्मीद के साथ ये वोटिंग हुई है और इसका नतीजा आप देख भी पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शशि शेखर जी, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए और पूरा समीकरण हमें समझाने के लिए, ये बिहार इलेक्शंस में हुआ क्या है, कैसे वोटिंग हुई है और उसके जो आउटकम आए हैं उस क्यों ऐसा देखने को मिला है, और नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राज्य के सीएम के तौर पर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। तपन सर, बाजार आप देखिए ऑलमोस्ट लो लेवल से रिकवर हो चुका है। कुछ स्टॉक्स सर इस बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए, इस इकोनॉमी से जुड़े हुए, इस आउटकम से जुड़े हुए जो आप हाईलाइट करना चाहें, जिनको आप बेनिफिशियरी के तौर पर देखते हैं? नहीं देखिए, स्टेट स्पेसिफिक तो सॉरी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है इतना कि कौन से स्टॉक्स है, लेकिन थोड़ा उस जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर, उस रिलेटेड कोई स्टॉक्स होंगे तो आई थिंक वहाँ आप तेजी देख पाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली मैं डायरेक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कोई स्पेसिफिक। बाय द वे, आपने ये फेयरवेल बात की, मेरे को कि ये लास्ट टाइम है क्या सर आ रहे सीएम जी की तरह नीतीश जी, क्योंकि पॉलिटिशियन एंड तक रिटायरमेंट लेते नहीं है कभी भी तो बट एनीवे से ये 12वीं बार होगा तो आगे पता नहीं कितनी बार हो सकता है।
नहीं नहीं, मतलब फेयरवेल से ये है कि आई थिंक ये वो जो हाईलाइट करना चाह रहे थे ना कि एक आखिरी मौका उनको दिया जा रहा है, यू नो द काइंड ऑफ वर्क ही हैज़ डन पिछले 2 दशक में, जिस तरह का काम करेक्ट। उन्होंने किया है। एक और 5 साल का समय उनको दिया गया है कि आप राज्य को और ऊपर लेकर आइए, इकोनॉमी को और ऊपर बढ़ाइए, और इससे राज्य की तरक्की होगी, देश की तरक्की में भी इसमें कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखेगा, और उससे लोगों की भी जो आर्थिक हालत है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि इस राज्य की जहाँ तक बात है तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है नहीं, तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ती है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है लोगों के जीवन का स्तर ऊपर आएगा, इकोनॉमी ऊपर आएगी, तो लोगों की जो हाउस होल्ड इनकम है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। और तो सर काफ़ी ये चीज़ें हैं जो एक बहुत साथ ही तब पॉजिटिवली। हाँ। बहुत ही रेयर होता है कि इतनी बार एक ही सीएम बन के आए। आई थिंक नवीन पटनायक वो थे कि वो भी बहुत बार ऑलमोस्ट इलेक्ट होके आ जाते थे। आई थिंक दूसरे नीतीश जी है, मोदी जी भी होते गुजरात में, लेकिन वो फिर पीएम बन गए, लेकिन नीतीश जी का अलग ही लेवल है। हम्म। ठीक है। ओके। तो आई थिंक नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात है ना, उन्होंने पहले भी 9 बार शायद, 9वीं टर्म के लिए शायद वो लड़ रहे हैं। तो पहले भी मतलब 7-8 बार वो इस शपथ को ग्रहण कर चुके हैं। तो इस बार फिर से उन्हीं के चांसेस हैं, जैसे रुझान दिख रहे हैं हमारे सामने कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। और अब अगर आप देखेंगे तो 156 सीटों पर आपको एनडीए आगे नज़र आएगा 240 में से। तो ज़बरदस्त नतीजे हैं, जैसा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था कुछ वैसा ही रुझान यहाँ पर बनता हुआ दिख भी रहा है। हमारे दर्शक लगातार अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ सर, कुछ सवाल मैंने लिए भी हैं और सवाल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बीच वो जो नंबर्स हैं वो आपके सामने चलते रहेंगे, जो इलेक्शंस के आउटकम्स आ रहे हैं 11:30, 12, 12:30 के आसपास शायद हो सकता है आपको ट्रू पिक्चर, जो एक्चुअल पिक्चर है वो आपके सामने आती हुई दिखे। जब सीटों का एक्चुअल जो काउंटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हमारे सामने आएगा। दीपक अग्रवाल जी, सर इनका सवाल मैं ले रहा हूँ। ये नंबर आप देखिए काफ़ी उत्साहजनक है, वो जो ऑरेंज वाला नंबर है 155 वाला, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं क्यू पावर के 1045 के रेट पर। क्यू पावर सर स्टॉक देखिए कौन सा स्टॉक बताना चाह रहे हैं। ऑल्सो आई हैव टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स एट 732, काइंडली सजेस्ट। तो 732 में तो सर आपका टाटा मोटर्स सीवी भी आपको मिल गया होगा, अब तो लिस्टिंग भी होगी उसकी, तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा उस भाव को। अगर आप 260 रुपये 75 पैसे जो नोशनल वैल्यू है उसको भी निकाल देंगे ना, तो मैं सर आपको एडजस्टेड प्राइस भी आपका बता देता हूँ। 260 रुपये 75 पैसे निकाल दें तो 471 रुपये का प्राइस है सर इनका टाटा मोटर्स पीवी का। इस पे पूछ रहे हैं सर क्या किया जाए। नहीं, टाटा मोटर्स पीवी भी आप अभी तो होल्ड कीजिए अभी तो, लेकिन अभी नई बाइंग के लिए मैं अभी रेकमेंड नहीं करूंगा इसको। और दूसरा आई थिंक क्यू पावर, आई थिंक क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल शायद होगा वो, तो ये वो सर मुझे ऐसा लग रहा प्राइस है। प्राइस इनका 1045 का है सर, उससे थोड़ा देखना होगा। मैं भी थोड़ा समझ नहीं पाया ये क्या कहना चाह रहे थे, नहीं, कौन से वो स्टॉक अभी की बात कर रहे 827 चल रहा है, 1045 ये गया था क्वालिटी पावर। आई थिंक ये, हाँ हैं। ये अच्छा गया अच्छा। हुआ था। ठीक तो आई ठीक ठीक थिंक ठीक। वो ही होगा मोस्टली। तो क्वालिटी पावर ये एक ऐसा स्टॉक है, आप थोड़ा होल्ड कीजिए इसको। आई थिंक यहाँ भी वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, बाई मत करना। अगर आपको एवरेज करना है तो थोड़ा नीचे आता है अराउंड, अभी कितना है कि 827 ना 750 के आसपास है, तो एवरेज कीजिए। लेकिन ये होल्ड कीजिए, होपफुली आई थिंक ये नेक्स्ट क्वार्टर से रिकवरी मुझे लग रहा है कि आएगी। रिजल्ट इतने खराब नहीं आ रहे, ठीक ठाक आ रहे हैं। आई थिंक ये वैल्यूएशन का चक्कर है, थोड़ा स्टेबलाइज हो फिर आप एवरेज कीजिए इसको। अच्छा ठीक है, ओके परफेक्ट है। नाइन्थ टर्म है सर ये नीतीश कुमार जी का, तो इस बार जब ये नाइन्थ टर्म सर्व कर रहे हैं ये, और इस बार जब ये अगर बन गए तो फिर ये 10th इनके लिए ये टर्म होगा, यानी कि 10वीं बार होगा जब ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में सामने आएंगे। इस बीच नितेश सारंगी जी कह रहे हैं सर कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मेरे पास 320 के रखे हुए हैं और इन्फीबीम एवेन्यू 19 रुपये 90 पैसे का प्राइस है मेरा। काइंडली गाइड फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, दोनों के लिए तैयार हैं सर, ये होल्ड करने के लिए भी तैयार हैं अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए कहेंगे। व्यू दोनों तरह से पूछा है आपसे। इन्फीबीम का कल ही रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा था, रिजल्ट कंपेरेटिवली अच्छा था। आई थिंक रेवेन्यू में भी अगर आप देखो तो जंप आया है अच्छा खासा, इवन प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया। देखिए इन्फीबीम से एक्सपेक्टेशन बहुत थी, लेकिन उस तरह से उसने परफॉर्म नहीं किया है। ये लेवल अच्छा है होल्ड करने के लिए। और कल का थोड़ा रिजल्ट जो अच्छा है उससे मैं थोड़ा नो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो यस प्लीज होल्ड कीजिए। आई थिंक आपको ऐड करना है तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। होपफुली यहाँ से आई थिंक इनका दौर सही रहेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी अच्छा स्टॉक है। ये ऑफकोर्स थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन पोर्ट इंडस्ट्री में फंडामेंटल इसके सॉलिड है, और आगे जाके पोर्ट इंडस्ट्री ग्रो भी बहुत अच्छी होगी। तो ये भी एक स्टॉक है जो इस लेवल पे भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको बाय करना है तो कीजिए। आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसके भी अच्छे हैं।
चलिए ठीक है। ये बिहार इलेक्शंस के चक्कर में ना मैं प्राइमरी मार्केट का एक्शन भूल गया सर। आज पाइन लैब्स की लिस्टिंग होनी, जरा एक बार एनएससी के पेज पर जाके पाइन लैब्स दिखाइए कहाँ पर सेटल होता हुआ दिखा है। 9:45 पर 221 रुपये का इशू प्राइस था, और मुझे जो भाव दिख रहा है सर एनएससी पर सेटल होता हुआ वो है 242 रुपये का, यानी कि 21 रुपये का प्रीमियम, 9.5% के प्रीमियम के साथ ये स्टॉक खुलने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 226 रुपये 50 पैसे, 5.5 रुपये के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होगी। 21 रुपये का प्रीमियम है सर। अब इसमें इलेक्शन का जो आउटकम है उसका जोश बन गया या फिर सेंटीमेंट सुधर गया, लेकिन 242 रुपये पर सर 221 वाला ही खुलने की तैयारी कर रहा है। 2.5 गुना के आसपास ही भरा था, ज़्यादा पॉजिटिव रुझान नहीं था। ज़्यादा अगर कहीं सब्सक्राइब हुआ था ना, जिनको ज़्यादा समझ आया था ये आईपीओ, वो संस्थागत निवेशक थे। 4 गुना उनकी बुक बनी थी। एनआई तो पूरा भी नहीं भर पाया था, आधा भी नहीं भर पाया था। रिटेल 1.25 गुना के आसपास भरा था, और कर्मचारियों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा था, 7.5 गुना के आसपास। 21 रुपये सर 9.5% के प्रीमियम पर पाइन लैब्स लिस्ट होने जा रहा है। क्या राय होगी आपकी, बुक कर लेना चाहिए या रुकना चाहिए? नहीं देखो, जब आप सच बोल रहे हो कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना भी लिस्ट होगा, तो ये अच्छा है, पॉजिटिव सरप्राइज है। आई थिंक क्या पता ये भागे भी सही, तो मैं तो बोलूँगा 230 का स्टॉप लॉस लगा के रख दो। चला गया तो चला गया, नहीं तो ले आई थिंक आप एक आध दिन थोड़ा रख सकते हो, लेकिन 230 का स्टॉप लॉस रखना है, एटलीस्ट आपका आईपीओ के प्राइस से नीचे ना चला जाए। शायद पॉजिटिव सरप्राइज आज के दिन अगर ऊपर जाता है तो नो आपको मिले, और स्टॉप लॉस उतना ऊपर लेते जाइए, लेकिन आज निकल जाना, आज रखना नहीं है, लेकिन जितना मिल सके उतना लेके निकल जाए। थोड़ा सा रुकें, आधा 1 घंटा या 2 घंटे, राइट? या करेक्ट करेक्ट। ठीक है, 1-2 घंटा रुकिए। 230 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपको डर है कि कहीं स्टॉक नीचे ना आ जाए तो 221 वाला फिर भी आपको 9 रुपये के आसपास का गेंस लेकर ही एग्जिट करने को मौका मिलेगा। 230 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इस उम्मीद में, इस एंटीसिपेशन में कि शायद स्टॉक और ऊपर चला जाएगा, आप इसको चाहें तो एक बार की होल्ड कर सकते हैं। 230 फिर से कह रहा हूँ, सर ने बोला स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, ताकि आपको निराशा ना हो कि मैंने अपने गेंस छोड़ दिए, ऊपर बेच लिया होता तो शायद मुझे मुनाफा अच्छा मिल जाता। अच्छा, टेनेको क्लीन एयर सर, इसको लेकर उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। आज इसका आखिरी दिन है, दूसरे दिन के एंड तक आप देखें तो 3 गुना के आसपास ये ऑलरेडी भर चुका है। और क्लीन एयर जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मूड माहौल अच्छा है इस समय। ये थीम काफ़ी एक्टिव है अभी, क्योंकि सर्दी के टाइम पे हम देखते भी हैं थोड़े पोल्यूशन लेवल बढ़ भी जाते हैं। ये फ्रेश इशू नहीं है, पूरा ओएफएस है, उसके बावजूद भी आप देखिए सर 397 रुपये के ऊपर अगर बुक बन जाती है तो ग्रे मार्केट मान के चला कि 76 रुपये का प्रीमियम देने को तैयार है। 473 रुपये पर लिस्टिंग हो सकती है। कल तो हम जब बात कर रहे थे तो 87 रुपये का प्रीमियम था ग्रे मार्केट में। तो सर इस कंपनी को लेकर काफ़ी उत्साह है ग्रे मार्केट में, इसमें पैसा लगाया जा सकता है? नहीं, इसमें अगर थोड़ा स्मॉल नो लॉट लेके आप जाइएगा, ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन जैसे आपने बोला थीम ज़्यादा है, और प्लस दिल्ली में तो हमें पता ही है कि किस तरह से हालत होती है, तो आई थिंक वो देख के भी लोग आ जाते हैं। तो ठीक है आप लेकिन स्मॉल लॉट है, यानी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओएफएस होता है वो हमेशा मुझे थोड़ा डाइसी लगता है कंपेरेटिवली। तो छोटा निवेश करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फंडामेंटल स्ट्रांग है, पीएनएल और वो सब भी ठीक ठाक ही लग रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे साइज से आप आगे बढ़िए तो बेटर है। एक लॉट लगा लें बस? हाँ बस एक लॉट ज़्यादा लगाने की जरूरत। ठीक है, एक ही लॉट लगाइए टेनेकॉम में। पैसा बन सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। अच्छा सर, ये फुजियामा सोलर या फुजियामा पावर सिस्टम, ये कल खुला है और 9% बढ़ा पहले दिन को, ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें ओएफएस भी है, फ्रेश इशू भी है 600 करोड़ का, और ग्रे मार्केट तो पूरी तरह से एब्सेंट है, मतलब इसको देख ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा है। 228 पे ही लिस्ट होगा। आपकी क्या राय है सर? ये थीम में वैसे बहुत सारी कंपनियां अब तो लिस्टेड हैं। नहीं, बहुत सारी लिस्टेड कंपनी है, और अगर आप ये देखो कि इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन भी अच्छा है, तो हर जगह है। तो आई थिंक करना है तो इसमें, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ पिछले साल के जो भी आए रिजल्ट्स भी, वो भी अच्छे, ग्रोथ अच्छा है, तो ये आप ठीक है। कर सकते हैं, क्योंकि पावर थीम भी अगर आप देखो तो अच्छी चल रही है। तो इसमें भी अगर आप देखो एक या दो लॉट भी लगाओ तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं दिख रही, कि आप 2 लॉट लगा के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये कंपेयर टू आगे का जो था इसका फाइनेंशियल मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, तो फुजियामा पावर में आप चाहें तो 2 लॉट भी सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल आ रही है। सर एक आज खुल रहा है आईपीओ कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, 549 से 577 का प्राइस बैंड है, जिसमें 877 करोड़ रुपए का इशू है, फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, और एंकर निवेशकों से इन्होंने कुछ 394 करोड़ रुपए की रकम ऑलरेडी रेज कर भी ली है सर। लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, कोई उत्साह नहीं है। आपकी क्या राय होगी इस कंपनी को लेकर?
नहीं, ये मुझे याद है कि मैं आई थिंक किसी और चैनल में था, ये बात हुई थी, तो उनके प्लान्स तो बहुत बड़े एंड ऑल दैट, बट स्टिल टेक्नोलॉजी कंपनी एंड ऑल दैट, तो मैं भी यहाँ थोड़ा डाइसी रहूँगा। तो आई थिंक अगर आपको आईपीओ प्राइस में मिलता है तो निकल जाइए, और थोड़ा प्रीमियम मिलता है तो बात है, लेकिन मेरी निकलने की ही राय रहेगी यहाँ। मतलब इसमें सब्सक्राइब ना ही करें बिल्कुल भी? नहीं नहीं, सब्सक्राइब मत कीजिए आप। ठीक है, दूर रहें टेक्नोलॉजी को लेकर, तो आप वैसे भी बुलिश नहीं है। टेनको में 1 लॉट, फुजियामा में 2 लॉट, और पाइन लैब्स जिसकी लिस्टिंग हो चुकी है, इनफैक्ट 221 वाला ये 242 रुपये पर खुला है 9.5% के प्रीमियम के साथ, और 242 वाला 248 तक भी गया है। तो आपको जो लेवल्स हैं फ़िलहाल 242 रुपये के आसपास दिख रहे हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है कि एनएसई पर इसने 248 रुपये का जो लेवल है वो भी टच किया है। तो 221 रुपये आपका प्राइस है अगर आपने पैसा लगाया इसमें, और 248 तक ही गया, और नीचे में हमने फिर बाद में 235 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्क्रीन पर आते हुए दिखे हैं। तो वही राय है सर, 230 इसको स्टॉप लॉस के तौर पर लगाएं और थोड़ा टाइम रुकें, उम्मीद में कि चलेगा। और हाँ जी, ऐसा ही 230 लगा के ही रख दो, क्योंकि ये देखो वापस नीचे आ रहा है तो पता नहीं है क्या होगा। आई थिंक 230 पे निकल जाना है, तो फिर यानी 230 का स्टॉप लॉस लगा के ही चले, ज्यादा इसमें दो एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ठीक है, 230 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इन केस अगर ये आ गए तो स्टॉप लॉस काट के फिर आप इसमें से निकल जाइए। उम्मीद ये रखिए कि शायद कुछ पॉजिटिव रुझान बन जाएगा तो इसमें आप बने रह सकते हैं। तो उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग हुई है, ये बात श्योर है, क्योंकि ग्रे मार्केट तो मान के चला था 226-226.50 के आसपास लिस्टिंग होगी। 242 रुपये पर स्टॉक खुला, और 248 तक के लेवल्स भी हमने देखे हैं, और लोअर लेवल से देखिए फिर से कुछ जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्टॉक में साफ तौर पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, आखिर में चलते चलते एक बार फिर से आप देख लीजिए कि एनडीए की स्थिति किस तरह की है बिहार इलेक्शंस के नतीजों में। तो 151 सीटें हैं जो कि मुझे फ़िलहाल दिख रही हैं, सारी काउंटिंग हो चुकी है सभी सीटों पर। अभी एक्चुअल आउटकम आना बाकी है, लेकिन जो रुझान है, जो इंडिकेशंस हैं वो यही बता रहे हैं कि 158 सीटों पर आपको एनडीए नज़र आएगा। महागठबंधन की 79 सीटें हैं, और 6 सीटें अन्य पार्टियों के पास पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। तो 148, 122 का जादुई आंकड़ा पार हुए, 148 का जो एग्जिट पोल में महापोल आया था वो लेवल भी पार होता हुआ दिख रहा है। फाइनल आउटकम आपको 11:30, 12, 12:30 तक सीटों की जो फाइनल काउंटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद दिखेगा, लेकिन अभी जो रुझान है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में आ रही है। नीतीश कुमार जी शायद फिर से आपको सीएम के रूप में दिखेंगे, और इसी वजह से हमने देखा है कि बाजार में लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल भी रहा है। सर, फाइनल वर्ड आपका बाजार पर 25,800 के आसपास इन इलेक्शन के आउटकम अगर ऐसे ही आ जाते हैं तो? नहीं, मैं पॉजिटिव रहूंगा। आई थिंक अभी नो, आज नहीं तो कल या कभी तो 26,000 वापस टच होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव आउटकम जो सोचा था उससे भी अच्छा है। तो थोड़ा 100-200 पॉइंट तो नीतीश कुमार के लिए बनता है यहाँ से। तो होपफुली आई थिंक 26,000 क्रॉस होंगे, लेकिन ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ। आई थिंक अगर डिप भी होता है आगे जाके, अगर हम लोग 25,500 भी, आई थिंक ये निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने का टाइम है। 1-2 महीने में ट्रेड डील होगी, और आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से जनवरी से अच्छे आएंगे। तो उस उम्मीद में आई थिंक आप नीचे के लेवल पे भी अगर आता है तो बाइंग करना चालू कर दीजिए। तो 100 पॉइंट की आपने जो बात की है ना, नीचे में 25,766, ऊपर में 25,879, तो 100 पॉइंट तो दे दिए सर बाजार ने, भले बाद में ऊपर से नीचे आ गया। तो एक बार तो नीतीश जी की जीत बाजार ने डिस्काउंट कर ली है। आखिरी सवाल आपसे सर, इस बार का आज आखिरी लेग है, बिल्कुल लास्ट नंबर्स आज आ जाएंगे शाम को बाजार में, नतीजों की जहाँ तक बात है। सो फार आपने जो नंबर्स देखे हैं, रिजल्ट सीजन कैसा रहा है? नहीं, रिजल्ट सीजन मिला जुला रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। देखो, एक्सपेक्टेशन बहुत ही खराब थे कि भाई इस बार भी क्वार्टरली अच्छा नहीं, मेरे हिसाब से तो रिजल्ट काफी बेटर रहा कंपेयर टू जिस तरह से नो सोच के रखा था सभी ने, या एनालिस्ट की बात करें या सबकी। इसलिए आप देखो कि 26,000 की तरफ भी धीरे धीरे ये गया। और देखो, सभी उम्मीद लगे लगाई है अभी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से, वहां से आई थिंक ताबड़तोड़ रिजल्ट आना चाहिए। देखो, ये क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही मायने रखता है, अक्टूबर टू दिसंबर। ये अगर नहीं आया तो बहुत ही निराशा मुझे भी होगी और मार्केट को भी होगी, क्योंकि इतना अच्छा जीएसटी कट के बाद टैक्स डिडक्शन, फिर लो इन्फ्लेशन, उसके बाद भी अगर इकोनॉमी ग्रो ना हो तो फिर प्रॉब्लम है। चलिए, मिले जुले रहे नतीजे, लेकिन अनुमान से बेहतर ही रहते रहते हुए दिखे, और वैसे ही कुछ रुझान हमने
बिहार के चुनाव के नतीजों में भी देखा है, जो अभी तक नंबर्स हमारे सामने हैं अनुमान से बेटर नंबर्स हैं, जो पोल्स आए थे एग्जिट पोल उससे भी अच्छे नंबर्स फिलहाल दिख रहे हैं। अगर यही फाइनल सेटलमेंट हो जाता है, जब 11:30-12 बजे फाइनल आउटकम हमारे सामने आएगा, फिर ये बाजार के लिए काफ़ी राहत की बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए। जितने भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है या फिर हमने राजनीति को लेकर जो डिस्कशंस किए हैं, कोई डिस्क्लेमर सर? जी, जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स को सजेशन या उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। संदीप जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू अ वेरी गुड डे। तो चलिए, शुक्रवार का दिन है, बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल है। 2 दिन का हमारे सामने जो वीकेंड आने वाला है, उससे पहले बाजार में थोड़ी सी घबराहट है। आज संकेत भी अच्छे नहीं थे, खुले हम कमजोर थे, लेकिन बिहार के जो इलेक्शंस के आउटकम दिख रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उससे बाजार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा, एक रिकवरी भी हुई। हाई लेवल से फिर से बाजार में प्रेशर बनता हुआ दिखा है। इस आउटकम के बेसिस पर बाजार कहाँ जाकर सेटल होता है, क्या 4 दिन की तेजी और आगे बढ़ती है या फिर बाजार मुनाफा वसूली की चपेट में आ जाएगा? 3:30 बजे डिस्कस करेंगे कि आउटकम के बाद बाजार का रुझान कैसा रहा, बाजार किस करवट बैठा है। 3:30 बजे मिलते हैं आपसे क्लोजिंग बज में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको हेल्प करें स्टॉक सिलेक्शन में, तो आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, और आप www.catapan.in ये वेबसाइट में जाके देखिएगा। यहाँ हमने सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देखें तो एक पोर्टफोलियो बिल्डर कॉम्बो है, जहाँ हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF, IPO, SME IPO, बॉन्ड्स रिकमेंडेशन, बाय सेल रिकमेंडेशन, वीकली सेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और प्रॉपर डायरेक्शन में, प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है। तो आप जरूर जाके देखिएगा। इवन आपको सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो इक्विटी का भी पोर्टफोलियो अवेलेबल है। जो आप सिर्फ इक्विटी का चाहिए तो बेटर है आप एक बार जाके देखिए और समझिए। प्लस गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड करें ऐसे सेक्टर रिकमेंडेशन और इवन स्टॉक पिकिंग एक्सरसाइज, तो हम उसकी भी लिंक दे देंगे। वो क्लिक करके नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। चले, डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू।